गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है शुक्राणु जनन क्रिया। यानी युग्मक जनन दो तरह का होता है, शुक्राणु जनन और अण्ड जनन। उसमें अपन जो शुक्र जनन क्रिया है, जिसको अपन शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। शुक्राणु जनन की क्रिया, ठीक है। शुक्राणु जनन को अपन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को बताइए कि राजू सर है जो वीडियो बनाते हैं, उनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो शुक्राणु जनन अपन पढ़ रहे हैं। शुक्राणु जनन क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है ये क्रिया होती है, इस क्रिया की विशेषता, ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? वर्षण में। अब सवाल आता है शुक्राणु जनन कहाँ होता है? शुक्राणु जनन वर्षण की शुक्र जनन नलिका में संपन्न होती है। सबसे पहले आपको बताना है ये वर्षण की जो शुक्र जनन नलिका है, उस नलिका के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। ये क्रिया वर्षण की शुक्र जनन नलिका में संपन्न होती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, शुक्र जनन नलिका का नाम होता है रहता नलिका या सेमिनिफेरस नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूबस। अगर सेमिनिफेरस ट्यूबस लिखा हो या रहता नलिका लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुक्र जनन नलिका का इंग्लिश में नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबस और एक शुद्ध हिंदी में नाम है रहता नलिका। ये क्रिया वर्षण की शुक्र जनन नलिका में संपन्न होती है। अब उसके बाद इसकी परिभाषा है, आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से। आद्य जनन उपकला है, आद्य जनन उपकला के बारंबार, आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से। आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को, आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन से, बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई कि आद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। ये क्रिया यौवन आरंभ के समय प्रारंभ होती है। ये क्रिया यौवन आरंभ के समय प्रारंभ होती है और यौवन अवस्था के समय प्रारंभ होगी और 74 दिन लगते हैं इसमें। कितने दिन लगते हैं? 74 दिन का समय इसमें लगता है। ये क्रिया फिर लगातार चलती रहती है जीवन भर। क्या होता है? ये क्रिया जीवन भर चलती रहती है। जब तक मनुष्य जिएगा तब तक ये क्रिया चलती रहती है। फिर उसके बाद अपन को बताना है, अपन ये शुक्र जनन नलिका देखते हैं। तो शुक्र जनन नलिका में क्या है? ये जनन उपकला है। जनन उपकला में दो तरह की कोशिका होती हैं। एक कोशिका होती है जिसको कहते हैं सर्टोली कोशिका। एक कोशिका है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? सर्टोली कोशिका के नाम से जानते हैं। ये बीच बीच में ये कैसी कोशिका है? सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका है। इसको नर्स सेल या आलंबन कोशिका भी कहते हैं। ये जनन उपकला है। इस जनन उपकला की विशेषता यह है कि जनन उपकला में दो कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका का नाम होता है शुक्राणुजन्य कोशिका। एक कोशिका को अपन कहते हैं शुक्राणुजन्य कोशिका और दूसरी कोशिका होती है जिसको कहते हैं सर्टोली कोशिका, या अपन कहते हैं इसको आलंबन कोशिका, या इसको कहते हैं धात्र कोशिका। क्या कहते हैं? धात्र कोशिका, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है नर्स सेल। क्या कहा जाता है? नर्स सेल। इस सर्टोली कोशिका की विशेषता है ये संख्या में कम होती है। ये संख्या में क्या होगी? कम होगी। और इसकी विशेषता ये है कि ये स्तंभाकार आकार की है। कैसे आकार की है? स्तंभाकार आकार की है। और इनकी विशेषता ये है कि शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं। ये शुक्राणु को सुरक्षा, ये शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं। ये शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं। इसमें शुक्राणु पूर्वी दशा रहता है। शुक्राणु पूर्वी इसमें दशा रहता है। इसमें शुक्राणु पूर्वी क्या रहता है? दशावा रहता है। और उससे अतिरिक्त कोशिका दरों को हटाया जाता है। इसमें शुक्राणु पूर्वी से अतिरिक्त कोशिका दरों को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। अतिरिक्त कोशिका दरों उसको रिमूव किया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ से पुटअप होता है सवाल कि सर्टोली कोशिका का कार्य बताओ। सर्टोली कोशिका का कार्य आपको पूछते ही आपको तुरंत बताना है। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? सर्टोली कोशिका पाई जाती है शुक्र जनन नलिका में। कहाँ पाई जाती है? ये ध्यान रखना है। सर्टोली कोशिका पाई कहाँ जाती है? शुक्र जनन नलिका में। इसकी विशेषता संख्या में कम है, स्तंभाकार है, इसका अंतिम सिरा यूं कटा फटा है। दूसरी विशेषता यह है कि ये शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा और आलंबन देती हैं। इससे शुक्राणु पूर्वी का सिर इसमें धसा रहता है
और अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को हटाया जाता है। अतिरिक्त कोशिका द्रव्य उसको रिमूव किया जाता है, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म उसको रिमूव किया जाता है। अब ये जो शुक्राणुजन्य कोशिका है, इसका बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, इस तरह शुक्राणु बनेंगे। तो ये जो शुक्राणु जनन क्रिया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, जो पहला भाग है उसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और दूसरा है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण, यानी शुक्र कायांतरण। क्या है, शुक्र कायांतरण। तो इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक पहला है जिसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, और दूसरा है जिसका नाम है शुक्र कायांतरण। ठीक है, तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, और अपन कहते हैं स्पर्मेटोलियोसिस है। स्पर्मेटोलियोसिस मतलब शुक्र कायांतरण है, यानी शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण। ये अपने को दो चरण याद रखने हैं। तो आपने सबसे पहला बताया कि ये शुक्राणु जनन है, ये क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो होती कहाँ, अगर सवाल पूछ लिया कि भाई ये शुक्राणु जनन है, ये होता कहाँ है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये वर्षण में होता है। वर्षण में कहाँ होता है, शुक्र जनन नलिका या रेता नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूबस में होता है। अब आती है इसकी डेफिनेशन। आदि जनन उपकला है। आदि जनन उपकला आपको याद रहे, प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप आदि जनन उपकला भी लिख सकते हो। आदि जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन। आखिर ये क्रिया कब प्रारंभ होती है, ये क्रिया 13-14 साल का बालक होता है उस समय इसमें प्रारंभ हो जाती है। ये शुक्र जनन की क्रिया होती है, इसमें 74 दिन का समय लगता है। क्या ये क्रिया जीवन भर चलती है या 45 साल 50 साल के बाद बंद हो जाती है? ये जीवन भर चलती रहती है। बूढ़े आदमी है उसके अंदर भी क्या होता है, शुक्राणु बनते रहते हैं, तो उनके भी बाप बनने की संभावना बनी रहती है। ऐसा नहीं होगा कि 80 साल का आदमी पिता नहीं बन सकता है, उसमें शुक्राणु होने चाहिए योग्य। ठीक है, फिर अब ये शुक्रजन नलिका है। इस शुक्रजन नलिका की जो जनन उपकला है, ये जनन उपकला है, इसका बाहरी स्तर तो क्या है, यहाँ शुक्रजन नलिका का बाहरी स्तर को तो कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिरिया। शुक्रजन नलिका का बाहरी स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिरिया। ये आप मेरा वीडियो देख लो, वर्षण की संरचना उसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि शुक्रजन नलिका का बाहरी स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिरिया और भीतरी स्तर को कहा जाता है जनन उपकला। जनन उपकला में दो तरह की कोशिका है। जनन उपकला में कितने तरह की कोशिका है, दो तरह की कोशिका है। एक कोशिका का नाम शुक्राणुजन्य कोशिका है और दूसरी कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। अब यहां से सवाल पुटअप होता है, सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती हैं, क्या कार्य है? तो अपन सर्टोली कोशिका है, इसको सारा करते हैं, साठ दिख रहा है। तो सर्टोली कोशिका का कार्य यह है कि ये संख्या में कम है, स्तंभाकार है, शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलम्बन देती हैं। ये शुक्राणु पूर्वी उससे अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को हटाने का कार्य करती हैं। अब सवाल आता है शुक्राणु जनन कितने चरणों में पूरा होता है? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्र कायांतरण। अब जहां जहां से सवाल बनते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं, छोटे बड़े सब सवाल इसमें टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु जनन है, उसका पहला स्टेप पढ़ते हैं अपन, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। पहला स्टेप का नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण 3 चरणों में होता है। सबसे पहली अवस्था का नाम होता है गुणन अवस्था। सबसे पहली अवस्था का नाम है गुणन अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम होता है वर्धी अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम होता है परिपक्वन अवस्था। तो ये 3 चरणों में होगा बच्चों, गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। पहली अवस्था का नाम है गुणन अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम है वर्धी अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण 3 चरणों में होगा, गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। सॉरी, तो गुणन अवस्था उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें गुणन अवस्था में क्या होगा।
इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी कोशिका है। ये शुक्राणु जन कोशिका है। कौन सी है? ये शुक्राणु जन कोशिका है। इसको अपन आदि जन उपकला के नाम से जानते हैं। शुक्राणु जन कोशिका है, इसका बारंबार समसूत्र विभाजन होता है। इस शुक्राणु जन कोशिका का बारंबार समसूत्र विभाजन होगा, इसका बारंबार समसूत्र विभाजन होगा और बहुत सारी शुक्र मात्र कोशिकाएं बनेगी। बहुत सारी शुक्राणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा। बहुत सारी कैसी कोशिकाएं बनेगी? शुक्राणु मात्र कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये बहुत सारी स्पर्म मदर सेल्स हैं, या अपन कहते हैं शुक्राणुजन कोशिका ये बनेगी। शुक्राणुजन कोशिका थी, आदिजन उपकला है। इस आदिजन उपकला में शुक्राणुजन कोशिका है, इसका बारंबार समसूत्र विभाजन होगा और बहुत सारी शुक्रजननी दिखते हैं। शुक्र जनन कोशिका बनती है। क्या बनती है? स्पर्मेटोगोनिया लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शुक्रजन कोशिका। बहुत सारी शुक्रजन कोशिका, या अपन कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनती हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनती है। ठीक है, यह अपन कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल बनती है। तो इस तरह से क्या हुआ? शुक्राणुजन कोशिका है, उसका समसूत्र विभाजन हुआ और बहुत सारी शुक्राणु मात्र कोशिका बनी। इसको अपन कहते हैं गुणन अवस्था। क्या कहते हैं? गुणन अवस्था। अब इसके बाद में ये जो बनी है, ये कोशिका द्विगुणित होती है, यानी इसमें गुणसूत्र के दो समुच्चय होते हैं। ये जो बनी हुई कोशिका है, जिसको शुक्राणु मात्र कोशिका कहा है, वो भी द्विगुणित होती है, उसमें भी गुणसूत्र के दो समुच्चय होते हैं। सवाल यहाँ ध्यान रखना है, कौन सी कोशिका द्विगुणित है, कौन सी अगुणित है। टीचर यहाँ से सवाल ढूंढता है बच्चों को फंसाने के लिए। बच्चों को सोचता है, बच्चों को पता नहीं, पर बच्चे सब इंटेलिजेंट है। बच्चों को पता है यहाँ समसूत्र विभाजन हुआ है, तो समसूत्र विभाजन हुआ है तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। तो ये क्या थी? ये शुक्राणुजन कोशिका थी, इससे शुक्राणु मात्र कोशिका बनी है। कौन से विभाजन से बनी है? समसूत्र विभाजन से। तो ये जो शुक्राणुजन कोशिका बनी है, शुक्राणुजन से ये शुक्रजन जनन कोशिका है, शुक्राणु मात्र कोशिका बनी है, वो एक्चुअल में कैसी होती है वो आपको बताना, द्विगुणित ही होती है। फिर उसके बाद ये क्या होगा? इस कोशिका है, इस कोशिका का विशेषता ये है कि भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है। ये किसका संग्रह करती है? भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। अब इसको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब इसको किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिका के नाम से इसको जानते हैं। तो ये बन गई प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। तो इस तरह से ये वर्दी अवस्था हो गई। क्या हो गई? ये वर्दी अवस्था हो गई। इसमें ये जो शुक्राणु मात्र कोशिका, शुक्रजन कोशिका है, उसने भोज्य पदार्थ का संग्रह किया है और आकार में बड़ी हो गई है। इसको कह दिया वर्दी प्रवस्था। क्या कह दिया? वर्दी प्रवस्था। तो वर्दी प्रवस्था में क्या होता है? भोज्य पदार्थ का संग्रह पूर्ण होता है। तो दो अवस्थाएं पूरी हो गई हैं। सबसे पहले गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में क्या हुआ कि ये शुक्राणुजन कोशिका है, या इसको अपन कह देते हैं आदि जनन उपकला। क्या कह देते हैं? आदि जनन उपकला। इसकी कोशिकाएं या आदि जनन उपकला, इसके कई नाम हैं। आदि जनन उपकला का बारंबार समसूत्र विभाजन होता है और बहुत सारी शुक्राणु मात्र कोशिका या शुक्र जनन कोशिका बनती हैं। अब ये स्टेप गुणन पूरा हो गया है। अब इसके बाद आती है वर्दी अवस्था। वर्दी अवस्था में ऐसे होगा कि ये शुक्र जनन कोशिका है, ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है। इसका संग्रह करती है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है और आकार में बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब ये प्राथमिक शुक्र कोशिका भी द्विगुणित होती है, ये ध्यान रखना अपने को। एक बार मैं इसको पूरा डायग्राम थोड़ा वापस बना देता हूँ। क्या डायग्राम ब्लैक बोर्ड के ऊपर पूरा आया नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तीनों स्टेप को अपन पढ़ रहे हैं शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। किसका पढ़ रहे हैं? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। पहला स्टेप अपना ये चल रहा है, इसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण में सबसे पहले क्या होगा कि अपन देख रहे हैं कि ये आदि जनन उपकला है। शुक्राणु जनन कोशिकाएं ये आदि जनन उपकला है, आदि जनन उपकला है। आदि जनन उपकला का क्या होगा? समसूत्र विभाजन होगा और बहुत सारी शुक्राणु मात्र शुक्र मात्र कोशिकाएं बनेगी। बहुत सारी शुक्र मात्र कोशिकाएं बनती है, बहुत सारी शुक्र मात्र
कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। क्या बनेगी? गोनिया। अब इसके बाद ये अवस्था हो गई गुणन अवस्था, ये अपन ने पढ़ ली थी अभी। और गुणन अवस्था है ये एक्चुअल में क्या है? ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान। ये क्या है? द्विगुणित है, ये द्विगुणित है, ये द्विगुणित है, और ये कोशिका भी कैसी है? द्विगुणित। अब क्या होता है? ये कोशिका बनी है, ये कोशिकाएं भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है और आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में बड़ी होते ही इसका नाम हो जाता है प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या नाम हो जाता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, ये बन गई। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, इसका होगा अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। अब आएगी परिपक्वन। ये कौन सी अवस्था थी? वर्धी अवस्था। अब आती है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था के अंदर ध्यान रखना है, इस अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। परिपक्वन अवस्था में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम को अपन क्या कहते हैं? न्यूनकारी। अर्धसूत्री प्रथम को अपन कहते हैं न्यूनकारी, और अर्धसूत्री सेकंड को अपन कहते हैं समसूत्री। अर्धसूत्री प्रथम को कहते हैं न्यूनकारी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री प्रथम को अपन न्यूनकारी कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री सेकंड को अपन समसूत्री कहते हैं, ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। परिपक्वन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये बन गई अपने द्वितीयक शुक्र कोशिका। कौन सी बन गई? द्वितीयक शुक्र कोशिका है, उसका निर्माण हो गया। द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण हो गया। अब द्वितीयक शुक्र कोशिका बन गई है, यहां से सवाल पुटअप होता है, द्वितीयक शुक्र कोशिका अगुणित होती है क्योंकि इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये अपने को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगुणित होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? इसका होता है अर्धसूत्री सेकंड। क्या होता है? अर्धसूत्री सेकंड होगा, और इससे क्या बनेंगे? और इससे बनेंगे ये स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे? ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये बन गए शुक्राणुपूर्वी। क्या हो गए? शुक्राणुपूर्वी बन गए। तो ये गुणन अवस्था पूरी हो गई है। स्पर्मेटिड्स क्या बन गए? स्पर्मेटिड बन गए। स्पर्मेटिड, ठीक है, शुक्राणुपशु भी कहते हैं। तो इस तरह से स्पर्मेटिड्स बन गए हैं। अब सवाल आ गया कि ये क्या हुआ? अर्धसूत्री सेकंड हुआ। ये क्या हुआ? अर्धसूत्री सेकंड हुआ। अर्धसूत्री सेकंड क्या है? समसूत्री है। अब शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। इसका कायांतरण होता है और एक चल संरचना बनती है जिसको कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? इसकी एक चल संरचना बनती है जिसको कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। स्पर्म बनते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा तीनों अवस्था, एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेंगे। गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था, तीनों अवस्था को अपन एक बार देख लेंगे बच्चों। बहुत सिंपल है। अपन शुक्राणु जनन का पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, शुक्राणुपूर्वी का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं? स्पर्मेटिड्स के निर्माण की तीन अवस्थाएं हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं, ये अपने को ध्यान रखना है। पहली अवस्था का नाम होता है गुणन अवस्था, इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है। दूसरी अवस्था का नाम होता है वर्धी अवस्था, ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है जिसका नाम होता है परिपक्वन अवस्था, यानी मैचुरेशन फेज। तीन अवस्था है, गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था में कौन सा विभाजन होता है? तो अपने को ध्यान रखना है समसूत्री। गुणन अवस्था में कौन सा विभाजन होता है? तो अपने याद होना चाहिए समसूत्री विभाजन। आदि जनन उपकला है जिसको अपन कहते हैं शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका, ठीक है, शुक्राणु जन कोशिका है, उसका समसूत्री विभाजन हुआ और बहुत सारी शुक्र मात्र कोशिका या शुक्र जनन कोशिका बनी। ये जो शुक्र मात्र कोशिका, शुक्र जनन कोशिका बनी है, स्पर्मेटागोन या स्पर्म मदर सेल बनी है, इसका होगा वर्धी अवस्था में प्रवेश। ये आकार में भोजन का संग्रह करेगी। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है। किसका संग्रह करती है? ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं और आकार में 2 से 3 गुना बढ़ जाती हैं।
जैसे ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है और आकार बड़ी हो जाती हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब प्राथमिक शुक्र कोशिका से क्या बनती हैं, इसका फिर ये परिपक्वन अवस्था में प्रवेश करती हैं। ये कौन सी अवस्था है, ये परिपक्वन अवस्था है। कौन सी अवस्था है, ये परिपक्वन अवस्था है और ये कायांतरण है। ये दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। परिपक्वन अवस्था में क्या बताओगे, इसमें अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। प्राथमिक शुक्र कोशिका से बनती है द्वितीयक शुक्र कोशिका। द्वितीयक शुक्र कोशिका से बनते हैं शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु पूर्वी के कायांतरण से बनते हैं शुक्राणु। शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है और शुक्राणु एक चल और चल संरचना है। अब सवाल यहां से पुटअप होता है, तो अपन सवाल क्या पुटअप होता है, सवाल कई बार बोर्ड में आ चुका है। यदि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका होगी, यदि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका होगी तो कितने शुक्राणु बनेंगे, तो आपको 4 से गुणा करना है। 25 को 4 से गुणा करते ही 100 होगा। उत्तर क्या होगा, 100, क्योंकि इससे एक कोशिका से 4 बन रहे हैं। एक कोशिका से कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो 25 चौकू 100 कितने बनेंगे, 100। अब आपको कोई भी दे दे, जैसे यहाँ 20 लिख दे कि 20 प्राथमिक शुक्र कोशिका है, उससे कितने शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु बनेंगे, तो आपको 4 से गुणा करना है। और अगर मान लो आपको यहाँ पे 10 दे दे तो भी आपको 4 से, और पूछे सवाल में वो पूछेगा शुक्राणु पूर्वी या शुक्राणु, तो आपको ध्यान देना है कि शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु, एक शुक्राणु पूर्वी से एक शुक्राणु बनता है, ये ध्यान देना है। अगर मान लो ये पूछ ले 25 द्वितीयक शुक्र कोशिका है तो कितने शुक्राणु बनेंगे, एक, यहाँ पे 2 से गुणा करना है, यहाँ पे क्या करना है, 2 से गुणा करना है। अगर द्वितीयक शुक्र कोशिका 25 है तो कितने शुक्राणु बनेंगे, 50। और अगर शुक्राणु पूर्वी 25 है, उससे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो उसको 1 से गुणा करना है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको कोशिका कौन सी दी है। अगर प्राथमिक शुक्र कोशिका दे दे, अगर ये प्राथमिक शुक्र कोशिका दे दे 25 और पूछे कितने शुक्राणु बनेंगे, और पूछे कितने शुक्राणु बनेंगे, तो आपको आंसर देना है कि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका दे दे तो आपको 4 से गुणा करना है। और अगर द्वितीयक शुक्र कोशिका दे दे 2 से गुणा करना है, और शुक्राणु पूर्वी दे दे तो 1 से गुणा करना है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ रखा है कि 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे, 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु पूर्वी बनेंगे। अब एक शुक्राणु पूर्वी से एक शुक्राणु बनता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इस तरह से ये क्या है, ये शुक्राणु जनन का पहला स्टेप है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण वो हो गया पूरा। अब क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसका नाम होगा शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ देता हूं कमेंट बॉक्स में, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि भाई ये जो 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका है उससे कितने शुक्राणु बनेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, 25 प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनेंगे। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप बता दोगे। दूसरा सवाल है, प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका और शुक्राणु पूर्वी में से कौन कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। प्राथमिक शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका और शुक्राणु पूर्वी में से कौन कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ये आपको वीडियो देखा है तो आप बता दोगे कि भाई कौन सी कोशिका जो द्विगुणित है और कौन सी कोशिका अगुणित है। अपन नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ये अपन ने शुक्राणु पूर्वी का निर्माण पढ़ लिया था, शुक्राणु जनन अपन पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा स्टेप है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। सेकंड स्टेप है जिसका नाम है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। ठीक है, ये काफी टिपिकल टॉपिक है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने शुक्राणु की संरचना पढ़ ली है, मेरा एक वीडियो बनाया हुआ शुक्राणु की संरचना, तो आपको काफी इससे बेनिफिट मिलेगा, आप उसको आराम से याद कर पाओगे।
आप मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम है शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण में ऐसे हैं, शुक्राणुपूर्वी को अपन कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। शुक्राणुपूर्वी क्या है? एक अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका होती है। ये अचल कोशिका होती है और गोलाकार कोशिका होती है। इसके अंदर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, कुछ कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं और ये चल संरचना में बदल जाती है। किसमें बदल जाती हैं? चल संरचना में बदल जाती हैं, जिसको अपन कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हुआ, ये शुक्राणुपूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका स्पर्मेटिड से, जो ये शुक्राणुपूर्वी है, ये एक अचल और गोलाकार कोशिका है। इसके अंदर कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए, कुछ इसके अंदर कार्यात्मक परिवर्तन हुए और एक चल संरचना के अंदर बदल गई। किसमें बदल गई? एक चल संरचना में बदल गई, जिसका नाम होता है शुक्राणु। तो इसको अपन कहते हैं शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। तो जैसे ही पूछा शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण है, इसको समझाओ या इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं, शुक्र कायांतरण। क्या दे देते हैं? शुक्र कायांतरण। अगर शुक्र कायांतरण लिखा हो तो भी आपको समझ जाना है, और आपको अगर शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण लिखा हो तो भी आपको समझ जाना है। इसको स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस भी लिखा होता है कई जगह पे। अब अपन कहते हैं कि ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले शीर्ष का निर्माण होगा। ये कुछ भागों में है। सबसे पहले है शीर्ष भाग का निर्माण, फिर होगा मध्य भाग का निर्माण, फिर उसके बाद है पुंछ भाग का निर्माण। तो इसको 3 स्टेप्स में अपन बांटेंगे। शीर्ष भाग में क्या होगा, 2 स्टेप होंगे, एक्रोसोम का निर्माण और केंद्रक का निर्माण। किसका निर्माण होगा? एक्रोसोम का निर्माण और केंद्रक का निर्माण। ठीक है। शीर्ष भाग में क्या होगा? एक्रोसोम का निर्माण और केंद्रक का निर्माण। मध्य भाग में सबसे पहले अपन तारक क्या काय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद मध्य भाग में कोशिका दरों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स में बांट देंगे इसको। कुछ भाग है उसका निर्माण आपको बताना है, अक्षीय तंतुओं से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अक्षीय तंतुओं से कुछ भाग का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि अपन इसको अलग अलग स्टेप्स में बांटेंगे और फिर स्टडी करेंगे अपन। ठीक है। हाँ, तो अपन पढ़ रहे हैं शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। क्या पढ़ रहे हैं? शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण पढ़ रहे हैं। शुक्राणुपूर्वी का कायांतरण। सबसे पहले क्या होगा, अपन को हेडिंग लगानी है शीर्ष भाग का निर्माण। किसका निर्माण? शीर्ष भाग का निर्माण। शीर्ष भाग के निर्माण में सबसे पहले अपन केंद्रक में परिवर्तन, किसमें? केंद्रक में परिवर्तन है उसका अध्ययन करेंगे। केंद्रक में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो केंद्रक में परिवर्तन में ऐसे हैं कि ये शुक्राणुपूर्वी है। क्या है? ये शुक्राणुपूर्वी है। शुक्राणुपूर्वी की विशेषता ये है कि शुक्राणुपूर्वी का केंद्रक ये है। अब इस केंद्रक से क्या होगा, ये शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा? ये इस तरह का शुक्राणु बनेगा। इसके केंद्रक जो शुक्राणुपूर्वी का केंद्रक है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? शुक्राणुपूर्वी का केंद्रक है और ये शुक्राणुओं का केंद्रक है। इस तरह का ये केंद्रक होता है। ठीक है। सबसे पहले आप बताओगे इस केंद्रक में से अतिरिक्त जल का निष्कासन हो जाता है। केंद्रक में से जल का निष्कासन हो जाता है। केंद्रक में से किसका निष्कासन हो जाता है? जल का। दूसरा, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपाशित हो जाते हैं। गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? संघनित, यानी क्रोमेटिन है वो संघनित हो जाते हैं और केंद्रक के एक भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। केंद्रक के एक भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। केंद्रक के एक भाग में क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है।
केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है। केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है। केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है जो कि लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाता है, जो कि अनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाएगा। तो सबसे पहले केंद्रक है, उस केंद्रक में से जल का निष्कासन हो गया है, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो चुकी हैं, गुणसूत्र है वो संघनित हो गया और केंद्रक के एक भाग में इकट्ठा, पहले ये गुणसूत्र फैला हुआ है, अब गुणसूत्र क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, बिल्कुल एकदम पैक हो जाता है और यानी गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिन संघनित हो गया, केंद्रक के एक भाग में इकट्ठा हो गया। केंद्रक का आकार ऐसा हो जाता है, केंद्रक का आकार आपको बताना है लंबा, चपटा और अंडाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, लंबा, चपटा और अंडाकार हो जाता है। और केंद्रक का आकार ऐसा होता है ताकि तैरते समय कम से कम बाधा महसूस हो, यानी केंद्रक का आकार ऐसा होगा ताकि तैरते समय कम से कम बाधा महसूस हो। अब सवाल इसमें पुटअप होता है कि भाई जब ये शुक्राणु पूर्वी है, ये शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है, इससे जब शुक्राणु बना तो केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन हुआ, केंद्रक में से जल का निष्कासन हो गया, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो गए, यानी आरएनए अपाशित हो जाता है, प्रोटीन अपाशित हो जाता है, गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन है वो संघनित हो जाता है और केंद्रक के एक भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा केंद्रक में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है जो कि अनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाता है। केंद्रक का आकार ऐसा होगा ताकि शुक्राणु तैरते समय कम से कम बाधा महसूस हो, यानी केंद्रक लंबा, चपटा और अंडाकार हो जाता है। ऐसा हो जाएगा, पार्श्व से चपटा हो जाएगा, इधर से चपटा हो जाएगा और अंडाकार आकार ले लेगा, लंबा हो जाएगा ताकि तैरते समय इसको कम से कम बाधा महसूस हो। यानी इसकी विशेषता ये है कि केंद्रक का आकार ही शुक्राणु के आकार को निर्धारित करता है। ये अपने को केंद्रक में परिवर्तन बता रहे हैं। तो शीर्ष भाग में केंद्रक का परिवर्तन में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इसमें से सवाल सबसे पहले पूछा कि शुक्राणु पूर्वी के कायंत्रण में आप शीर्ष भाग का निर्माण है, उसमें केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो आपको सिंपल पॉइंट मैंने बता दिए हैं। केंद्रक में से जल का निष्कासन हो गया, आरएनए केंद्रिका और प्रोटीन अपाशित हो गई, गुणसूत्र संघनित हो गए, केंद्र के एक भाग में इकट्ठे हो गए, केंद्रक का में केवल अनुवांशिक पदार्थ शेष बचता है और केंद्रक का आकार लंबा, अंडाकार हो जाता है। अब अपन एक्रोसोम का निर्माण पढ़ेंगे। किसका? एक्रोसोम का निर्माण। तो एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है वो आपको समझाते हैं। अब ये क्या है, ये आपको बताना है कि ये शुक्राणु पूर्वी है। ये शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणु पूर्वी कैसी है? अचल और गोलाकार कोशिका है। शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है। इससे एक चल संरचना बनती है। इस चल संरचना का नाम होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। अब इससे क्या होगा? एक्रोसोम का निर्माण है, केंद्र का निर्माण हो गया, फिर एक्रोसोम का निर्माण। दूसरा पॉइंट है एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम का निर्माण में ऐसे बताओगे, ये शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी जैसी संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के चारों तरफ दो झिल्लियां होती है। कितनी झिल्लियां होती हैं? दो झिल्लियां होती है जिनको एक्रोसोमल झिल्लियां कहते हैं। एक्रोसोम के चारों तरफ दो झिल्लियां होती हैं जिनको एक्रोसोमल झिल्लियां कहते हैं। ठीक है, बाहर प्लाज्मा झिल्लियां और होती हैं, ये एक्रोसोम है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। इसमें ये गोल्जी काय इस तरह का, ये गोल्जी काय है। इसमें गोल्जी काय की ये वेसिकल्स है और गोल्जी काय की रिक्तिकाएं हैं। ये गोल्जी काय में वेसिकल्स होती हैं और ये गोल्जी काय में रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से। पहला पॉइंट आपको बताना है गोल्जी काय से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि ये जो गोल्जी, एक जैसे केंद्रक है, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अगले भाग में गोल्जी काय की 2 से 3 रिक्तिकाएं ऐसे आती हैं। गोल्जी काय की 2 से 3 रिक्तिकाएं इकट्ठी होती हैं और आपस में मिलकर क्या करती हैं? एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। ये इस तरह से 2 से 3 रिक्तिकाएं केंद्र के अगले भाग में आएगी और मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेगी। एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लिया। क्या कर लिया? एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लिया। 2 से 3 रिक्तिकाएं केंद्र के अगले भाग में इकट्ठी हो जाती हैं और ये एक बड़ी रिक्तिका बना देती हैं। उसके बीच में एक ठोस और सघन पिंड होता है
जिसको एक्रोसोमल कण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोसोमल कण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इससे धीरे धीरे क्या होता है, एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये रिक्तिकाएं थोड़ी अवशिष्ट कण के रूप में इकट्ठी होगी और एक्रोसोमल कण थोड़ा और सघन और गाढ़ा होगा और इस तरह से ये एक्रोसोम बन जाएगा। तो अपन सबसे पहला पॉइंट बताएंगे गोल्जी काय से होता है। दूसरा पॉइंट बताएंगे गोल्जी काय की रिक्तिकाएं। गोल्जी काय की रिक्तिकाएं, गोल्जी काय की जो रिक्तिकाएं हैं क्या है, गोल्जी काय की जो रिक्तिकाएं हैं वो केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी होती है। किसमें इकट्ठी होती हैं, केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी होती हैं। केंद्रक के अगले भाग में क्या होगी, इकट्ठी होती हैं और आपस में संयुक्त होती हैं, और आपस में क्या होती हैं, संयुक्त हो जाती हैं। ठीक है, आपस में क्या हो गई, संयुक्त, अगले भाग में इकट्ठी हो गई, फिर आपस में संयुक्त होती हैं और एक बड़ी रिक्तिका बनाती है। क्या बनाती हैं, एक बड़ी रिक्तिका बनाती हैं, एक बड़ी रिक्तिका बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है इनके अंदर एक ठोस पिंड बनता है, एक ठोस पिंड दिखाई देता है, एक ठोस पिंड या कण दिखाई देता है, जिसको कहते हैं एक्रोसोमल कण। क्या कहते हैं, एक्रोसोमल कण कहते हैं। फिर ये एक्रोसोमल कण है, इससे एक्रोसोम बन जाता है। अब सवाल इसमें दो तीन बनते हैं कि आगे एक टोपी जैसी संरचना होती है, ये एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम का क्या और कोई नाम है, इसको गैलिया कैपिटिस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैलिया कैपिटिस के नाम से जानते हैं। ये दो तीन रिक्तिकाएं तो क्या करती है, गोल्जी काय के निर्माण में योगदान देती हैं। शेष बची हुई रिक्तिकाओं को क्या कहते हैं, गोल्जी काय अवशिष्ट। क्या कहते हैं, गोल्जी काय अवशिष्ट कहते हैं। ये दो सवाल बनते हैं कि भाई गोल्जी काय के निर्माण में जो रिक्तिकाएं योगदान देती हैं उन रिक्तिकाओं को तो अपन कह रहे हैं कि उनसे एक्रोसोम बन गया। जो रिक्तिकाएं भाग नहीं लेती हैं उनको कहते हैं गोल्जी काय अवशिष्ट। और एक्रोसोम जो आगे टोपी के समान संरचना में दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, गैलिया कैपिटिस। अब एक्रोसोम है, उस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम होते हैं लयनकारी। कैसे होते हैं, लयनकारी एंजाइम होते हैं। ये अंड आवरक झिल्ली को गलाते हैं। ये किस झिल्ली को गलाते हैं, अंड आवरक झिल्ली है उसको गलाते हैं और शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है। एंजाइम के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। दूसरा एंजाइम है एक्रोसीन। क्या है, एक्रोसीन। तीसरा एंजाइम है एक्रोसोमीन। क्या है, एक्रोसोमीन। चौथा एंजाइम है बाइंडीन। क्या है, बाइंडीन है। पांचवा एंजाइम है एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज। छठा एंजाइम एसिड हाइड्रोलेज। क्या है, एसिड हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। सातवां एंजाइम है कैटेफीन। क्या है, कैटेफीन या कैथेप्सिन। क्या, कैथेप्सिन। ये एंजाइम के नाम याद रखने हैं। तो एंजाइम के नाम याद रखने हैं कि भाई ये सबसे पहले तो आपको एक्रोसोम का निर्माण कैसे हुआ है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। सवाल सीधा पुटक होता है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से। गोल्जी काय की रिक्तिकाएं केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी होती हैं, 2 से 3, और आपस में संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका बनाती हैं। उसके अंदर एक कण रूपी संरचना दिखाई देती है जिसको अपन कहते हैं एक्रोसोमल कण, एक्रोसोमल कण के नाम से जानते हैं। ये केंद्रक के अगले भाग में इकट्ठी हो गई। अब ये आपस में संयुक्त हो गई और एक बड़ी रिक्तिका बनाई और इसमें एक कण दिखाई दिया एक्रोसोमल कण, उससे एक्रोसोम बनेगा। अब अपन कहते हैं इस एक्रोसोम का काम क्या है, एक्रोसोम का काम इसमें लयनकारी एंजाइम होते हैं। ये लयनकारी एंजाइम क्या करते हैं, अंड आवरक झिल्ली को गलाते हैं और शुक्राणु अंडाणु के अंदर घुस जाता है। ये तेजाब है। एंजाइम के नाम बच्चों याद रखने हैं, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसीन, एक्रोसोमीन, फिर उसके बाद बाइंडीन, एसिड फास्फेटेज, एसिड हाइड्रोलेज, कैटेफीन, कैथेप्सिन भी कहते हैं। अब इसमें दो सवाल आता है, गैलिया कैपिटिस क्या है, गैलिया कैपिटिस, गैलिया कैपिटिस क्या है। तो गैलिया कैपिटिस आपको बताना है कि जो एक्रोसोम होता है उस एक्रोसोम को गैलिया कैपिटिस कहते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है गोल्जी काय अवशिष्ट क्या है, नाम से ही पता चल जाता है जो रिक्तिकाएं भाग नहीं लेती हैं, जो गोल्जी काय का भाग शेष बच जाता है उसको कहते हैं गोल्जी काय अवशिष्ट। अब अपन पढ़ेंगे मध्य भाग का निर्माण। अब अपन पढ़ रहे हैं मध्य भाग का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण पढ़ रहे हैं, दूसरा स्टेप शुक्राणु
पूर्वी का कायांतरण। शुक्राणु पूर्वी क्या है? एक अचल और गोलाकार कोशिका है। कैसी है? ये अचल और गोलाकार कोशिका है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे मध्य भाग का निर्माण। मध्य भाग में अपन गिरवा भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये शुक्राणु पूर्वी एक अचल और गोलाकार कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। और ये क्या बना? इसे शुक्राणु बना। क्या बना? शुक्राणु बना, ठीक है। ये इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है? मध्य भाग का निर्माण पढ़ते हैं। तो मध्य भाग में सबसे पहले आपको बताना है, इसके अंदर होता है तारक काय। क्या होता है? तारक काय। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देते हैं। ये इसमें तारक काय है, सेंट्रोसोम है। ये इसमें तारक काय है, सेंट्रोसोम। इस तारक काय में क्या होता है? इस तरह से दो तारक केंद्र होते हैं। कितने होते हैं? दो तारक केंद्र होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये है तारक काय। क्या है? तारक काय। इस तारक काय में दो सेंट्रियोल है। क्या है? दो तारक केंद्र है। तारक केंद्र सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल है। इसके चारों तरफ ये लिक्विड है, इसका नाम होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सेंट्रोप्लाज्म। क्या होता है? सेंट्रोप्लाज्म। इस पे ध्यान नहीं देना, अपने को सेंट्रियोल चाहिए। क्या परिवर्तन होगा इसमें? परिवर्तन ये होगा कि एक तारक केंद्र तो क्या होगा, इस केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाएगा। एक तारक केंद्र तो इस केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाएगा और दूसरा उसके 90 डिग्री पर स्थित हो जाएगा। एक तारक केंद्र तो उसके केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाएगा ऐसे, और इसके ठीक लंबवत दूसरा तारक केंद्र भी व्यवस्थित हो जाएगा। इसके ठीक लंबवत दूसरा तारक केंद्र भी स्थित हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा? ये गिरवा भाग है। क्या है? गिरवा भाग। ये मध्य भाग में पढ़ेंगे अपन। तो इस तारक काय है, इसका होगा विभाजन। क्या होगा? तारक काय का विभाजन होगा। और इसमें ये दोनों तारक केंद्र है। ये तारक केंद्र क्या होता है? केंद्र के पीछे गर्त में स्थित हो जाता है, जिसको कहते हैं समीपस्थ तारक केंद्र। क्या कहते हैं? समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। और दूसरा उसके ठीक 90 डिग्री पे स्थित हो जाता है, जिसको दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। अब ये दूरस्थ तारक केंद्र ये आधार कणिका का कार्य करेगा, आधार काय का कार्य करेगा। इससे तरकु तंतु निकलते हैं, इससे तरकु तंतु निकलते हैं। इनको कहते हैं अक्षय तंतु। क्या कहते हैं? अक्षय तंतु कहते हैं। ये अक्षय तंतु क्या करेंगे? मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। ये अक्षय तंतु किसका निर्माण करेंगे? मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। समीपस्थ तारक केंद्र आगे निषेचन के समय तरकु तंतु बनाए। निषेचन के समय क्या होगा? निषेचन होगा, उसके बाद विदलन के समय। किस समय? विदलन के समय तरकु तंतु बनाता है। विदलन के समय तरकु तंतु बनाता है, तरकु तंतु बनाता है। यानी जब समसूत्र विभाजन होता था आगे विदलन के समय तरकु तंतु बनाता है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों के कार्य आपको याद रखने हैं कि समीपस्थ तारक केंद्र क्या हुआ कि विदलन के समय तरकु तंतु बनाए, और दूरस्थ तारक केंद्र अभी काम आ गया है, ये आधार काय का कार्य करेगा, बेसल गैंग्यूल्स का, और इससे अक्षय तंतु निकलेंगे। ये मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ये अक्षय तंतु मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण करेंगे। इस तरह से अक्षय तंतु होंगे, ये मध्य भाग और पुच्छ भाग का निर्माण कर देंगे। अब इसके बाद में इसमें होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होंगे? ये इस तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, शुक्राणु पूर्वी है। शुक्राणु पूर्वी के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये मध्य भाग में सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे। सर्पिलाकार आकृति में यूं व्यवस्थित हो जाएंगे। ये सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो गए, ठीक है। इसको कहते हैं निबैन कर्ण आच्छद। क्या कहते हैं? निबैन कर्ण आच्छद कहते हैं। निबैन कर्ण आच्छद कहते हैं। यानी इसमें क्या हुआ कि ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल पूरा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
ये मध्य भाग में क्या करते हैं, मध्य भाग के अंदर आपको बताना है, मध्य भाग के अंदर इस तरह से ये क्या होते हैं, सर्पिलाकार आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें कोशिका द्रव है, क्या है, इसमें कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव अपासित हो जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो मध्य भाग में, किस भाग में, मध्य भाग में एक पतली परत के रूप में जमा हो जाता है। ये मध्य भाग में कोशिका द्रव एक पतली परत के रूप में ऐसे इकट्ठा हो जाता है। जो शेष बचता है मध्य भाग में ये क्या होता है, एक पतली परत बनाता है, इसको कहते हैं मैनचेट। क्या कहते हैं, मैनचेट। तो कोशिका द्रव की जो पतली परत होती है, कोशिका द्रव की जो पतली परत होती है उसको कहा जाता है मैनचेट। क्या कहा जाता है, मैनचेट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस तरह से ये क्रिया हुई है। मध्य भाग और पुंछ भाग का निर्माण दोनों का साथ ही हो गया है। अक्षीय तंतु से पुंछ भाग भी बन गई है। क्या बन गई है, पुंछ भाग का निर्माण भी अक्षीय तंतु से हो गया है। तो आपको 2-3 परिभाषाएं याद रखनी है। निबेन कण क्या है, अभी जो तारक केंद्र एक विभाजित होकर ये बन गए समीपस्थ तारक केंद्र, दूरस्थ तारक केंद्र। इसी तरह तारक केंद्र के विभाजन से यहाँ एक और तारक केंद्र इकट्ठा होता है जिसको कहते हैं रिंग सेंट्रियोल, मुद्रिका सेंट्रियोल भी बनता है, जो क्या करता है, कुछ भाग में माइटोकॉन्ड्रिया को आने से रोकता है। तो अपने को ध्यान रखना है, समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य पूछा जाता है तो ये विदलन के समय तर्कु तंतु के बनाता है, यानी जो निषेचन क्रिया होती है उसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज में विदलन प्रारंभ होता है, विदलन के समय तर्कु तंतु बनते हैं, उनको बनाने के लिए काम करता है माइटोटिक स्पिंडल। दूरस्थ तारक केंद्र अभी काम आ जाता है, ये क्या करता है, आधार काय बनाता है और इससे अक्षीय तंतु निकलते हैं जो मध्य भाग और पुंछ भाग का निर्माण करते हैं। आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो शुक्राणु की संरचना का पूरा मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस तरह से अपन ने ये शुक्राणु जनन क्रिया है उसको पूरा अध्ययन कर लिया है। ये 50 मिनट का वीडियो है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बड़ा वीडियो बच्चे देखते टाइम बोर हो जाते हैं तो इसको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकते हैं, या चाहे तो एक पार्ट्स में भी ये वीडियो बना हुआ है, मैं उसको दोनों को कंबाइन करके भी मैंने डाल रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब आता है सवाल, मेरा सवाल ये है कि एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है, ये मेरा सवाल है, एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग से होता है। दूसरा सवाल मेरा है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चों। थैंक यू। अपन आज अंडजनन की क्रिया है उसका अध्ययन करेंगे, अंडजनन क्रिया उसको समझेंगे। ये शुक्र जनन की तुलना में थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जो अंडजनन क्रिया वो शुक्र जनन की तुलना में जटिल प्रक्रिया होती है। सबसे पहला पॉइंट बताना, ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। क्रिया कहाँ संपन्न होगी, अंडाशय में संपन्न होती है। फिर दूसरा पॉइंट आपको बताना है कि एक्चुअल में ये क्रिया होती है वो भ्रूणीयावस्था में प्रारंभ हो जाती है। ये क्रिया अंडजनन क्रिया भ्रूणीयावस्था में प्रारंभ हो जाती है और 45 से 50 वर्ष की महिला होती हैं उसमें ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट बताना, इसकी परिभाषा, अद्य जनन उपकला के बारंबार, अद्य जनन उपकला है, अद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से, अद्य जनन उपकला के बारंबार समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन से, आद्य जनन उपकला है उसके बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते हैं। इसके बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपन कहते हैं अंडजनन। तो अद्य जनन उपकला है उसके बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु बनते हैं, इस क्रिया को अपन अंडजनन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, ये अंडजनन की जो क्रिया होती है उस अंडजनन की क्रिया में ऐसे बताओगे कि जनन उपकला है, क्या है, जो जनन उपकला होती है उस जनन उपकला का क्या होता है, विभाजन, क्या होता है, विभाजन होता है और वलकुट में कुछ कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं। उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अद्य जनन उपकला। क्या कहते हैं, अद्य जनन उपकला। इस अद्य जनन उपकला का लगातार विभाजन होता है। जनन उपकला है ये अंडाशय का एक स्तन है, उसकी कुछ कोशिकाएं टूटकर पृथक होती हैं वलकुट के अंदर और ये अद्य जनन उपकला कहलाती हैं। इसका बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंडजनन होता है।
अंडजनन को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली अवस्था होती है जिसका नाम होता है गुणन अवस्था, दूसरी अवस्था होती है जिसका नाम होता है वर्धी अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है जिसका नाम होता है परिपक्वन अवस्था। तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है जिसका नाम आपको बताना है गुणन अवस्था है, दूसरी अवस्था वर्धी अवस्था है, और तीसरी अवस्था परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था में एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। इसमें कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, और बनने वाली कोशिकाएं होगी, उन कोशिकाओं को कहेंगे अंडजननी कोशिकाएं, या अपन कहेंगे अंडमात्र कोशिकाएं। इसमें जो बनने वाली कोशिकाएं होगी उसको अंडजननी कोशिका या अंडमात्र कोशिका कहेंगे। वर्धी अवस्था में आकार में वृद्धि होगी, आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये सबसे जटिल अवस्था होगी। कैसी अवस्था होगी? ये सबसे जटिल अवस्था होती है। इसमें पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन 2 अवस्थाएं होती हैं। इसकी 2 उप अवस्थाएं होती हैं। एक का नाम होता है पीतक जनन पूर्व और एक का नाम होता है पीतक जनन। तो इसकी 2 अवस्थाएं होती है, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन। परिपक्वन अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, और अर्धसूत्री सेकंड है, इसको समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें 2 विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री प्रथम को अपन न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो अंडाशय में क्रिया संपन्न होती है, भ्रूणीय अवस्था में ये प्रारंभ हो जाती है, और 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है। अब है परिभाषा। परिभाषा ऐसे है कि जो अद्यजनन उपकला है, अद्यजनन उपकला होती हैं, इसका बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अद्यजनन उपकला का बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, और क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। इस क्रिया को अपन अंडजनन कहते हैं। अब जनन उपकला होती है अंडाशय का एक स्तर, उसकी कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो वलकुट में चली जाती हैं, और वलकुट में उनमें विभाजन की गुण होता है। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभज्योति की कोशिका या स्टेम सेल की तरह काम करती हैं। ये एक ऐसी कोशिका है जिसको पूर्ण शक्त कोशिका कहते हैं, यानी इससे पूरा का पूरा क्या हो सकता है? अंडाणु बन सकता है। इसमें विभाजन का गुण पाया जाता है। इस अद्यजनन उपकला होती है, इसका विभाजन होगा और अंडाणु बनेंगे। इसको 3 अवस्थाएं होती हैं अंडजनन की, गुणन अवस्था, वर्धी अवस्था और परिपक्वन अवस्था। गुणन अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है और अंडजननी कोशिका बनती है या अंडमात्र कोशिका। वर्धी अवस्था में क्या होगा? इसमें आकार में वृद्धि होती है, और जटिल अवस्था ये, इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन। और परिपक्वन अवस्था है, इसमें अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय होगा। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी विभाजन कहेंगे, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अर्धसूत्री सेकंड को समसूत्री कहेंगे, इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। अब ये जो अंडजनन की क्रिया है, इस अंडजनन की क्रिया की अपन एक एक अवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। एक एक अवस्था है उसका अपन अध्ययन करेंगे, अंडजनन की एक एक अवस्था का। बहुत सरल भाषा में आपको समझा दूंगा तीनों अवस्थाओं को। थोड़ी जटिल अवस्थाएं हैं, आपको पॉइंट्स याद रखने में थोड़ी समस्या आएगी। बड़े छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों बनेंगे। अब अंडजनन में सबसे पहले है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था को अपन समझते हैं किस तरह से क्या होता है गुणन अवस्था में। गुणन अवस्था में आपको बताना, ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो भ्रूणीय अवस्था में पूरी हो जाती है। यानी किसी भी स्त्री की जो भ्रूणीय अवस्था होती है, 9 महीने का जो गर्भकाल होता है, उसमें ये पूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये जनन उपकला है। इसमें ये कौन सी उपकला है? जनन उपकला है। ये जनन उपकला है। इस जनन उपकला की कुछ कोशिकाएं होगी। ये जनन उपकला की कुछ कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं अद्यजनन उपकला। टूटकर पृथक होती हैं और इनका नाम हो जाता है अद्यजनन उपकला। ये अद्यजनन उपकला है, ये कुछ कोशिकाएं टूटकर पृथक हुई है, इनका नाम हो गया अद्यजनन उपकला। अद्यजनन उपकला है, इस अद्यजनन जो उपकला कोशिका है, इस कोशिका का क्या होगा आपको बताना है, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और जैसे इनका समसूत्री विभाजन होगा तो बहुत सारी ये बढ़ेगी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का नाम होगा
अंडजननी कोशिका। बहुत सारी कोशिका बन गई हैं, इनको कहते हैं अंडजननी कोशिका या अंडमात्र कोशिका। ठीक है, अंडजननी कोशिका या अंडमात्र कोशिका। ये अवस्था होगी गुणन अवस्था पूर्ण। तो गुणन अवस्था में 3-4 पॉइंट, ये ज्यादा पॉइंट नहीं है कि भाई ये जनन उपकला थी, इस जनन उपकला का क्या हुआ, जनन उपकला है, इसका समसूत्री विभाजन हुआ, जनन उपकला की कुछ कोशिकाएं टूटकर पृथक हुई है और इनका नाम हो गया अद्य जनन उपकला। अद्य जनन उपकला का समसूत्री विभाजन हुआ है और बनी है बहुत सारी अंडजननी कोशिकाएं। ये करोड़ों की संख्या बनती है, अंडाशय ठोस और सघन पिंड की तरह बिहेव करता है, इनके कारण ये बन गई अंडमात्र कोशिका। ये ध्यान रखना है, ये द्विगुणित होती हैं और ये अंडजननी कोशिका भी कैसी होती है, द्विगुणित। अब इसके बाद अगली अवस्था होती है जिसका नाम होता है वर्धी अवस्था। क्या होता है, वर्धी अवस्था। वर्धी अवस्था में ये जो अंडजननी कोशिका बनी है, ये जो अंडजननी कोशिका बनी है, अंडजननी कोशिका भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और आकार में कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इसको कहते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। क्या कहते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका। ठीक है, ये वर्धी अवस्था काफी जटिल अवस्था है और ये काफी लंबी अवस्था है। ये काफी जटिल अवस्था है और ये काफी कैसी अवस्था है, लंबी अवस्था है। मनुष्य में इसमें 14 दिन का समय लगता है। ठीक है, वर्धी अवस्था में। और अपन कहते हैं कुछ अन्य प्राणियों में जैसे मेंढक के अंदर इसमें 3 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ये अंडजननी कोशिका है वो 50 माइक्रोन की होती है और 1500 माइक्रोन के प्राथमिक अंड कोशिका में बदल जाती है। कई गुना इसका आकार बढ़ जाता है। कुछ अंडजननी कोशिकाएं होती है वो प्राथमिक अंड कोशिका में बदलती हैं। शेष अंडजननी कोशिकाएं होती हैं वो इसके चारों तरफ आपको बताना है आवरण बनाती हैं और अब इनका नाम हो जाता है पुट्ट कोशिका। क्या नाम हो जाता है, पुट्ट कोशिका या नर्स कोशिका। इसका काम है इस प्राथमिक अंड कोशिका को पोषण देना। इनका काम होता है प्राथमिक अंड कोशिका को पोषण देना। तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना है। अब इसके बाद अपन कह रहे हैं वर्धी अवस्था में क्या हुआ, अंडजननी कोशिकाएं थी, बहुत सारी अंडजननी कोशिकाएं होती हैं करोड़ों की संख्या में। उसमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ये संरचना बनाती हैं। इस संरचना का नाम है प्राथमिक पुट्टिका। क्या नाम है, प्राथमिक पुट्टिका। क्या नाम है इसका, प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका के बीच में क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका है और उसके चारों तरफ ये पुट्ट कोशिकाओं का आवरण है। ये वर्धी अवस्था होती है। इस वर्धी अवस्था में 14 दिन का समय लगता है और प्राथमिक पुट्टिका बनती है। इन प्राथमिक पुट्टिकाओं की संख्या 60,000 से 80,000 होती है। ठीक है, ये 60,000 से 80,000 बनती हैं और इनका निर्माण यौवन आरंभ के बाद होता है। ठीक है, यौवन आरंभ तक इनका निर्माण हो जाता है। यौवन आरंभ तक अंडाशय के अंदर क्या होती है, 60,000 से 80,000 पुट्टिकाएं बन जाती हैं। फिर उसके बाद में आगे अगला स्टेप स्टार्ट होगा। अब ये जो वर्धी अवस्था है इसके बाद अपन परिपक्वन अवस्था पढ़ेंगे, क्योंकि परिपक्वन अवस्था में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन वर्धी अवस्था को आपको क्या करेंगे और समझाएंगे, वर्धी अवस्था किस तरह से क्या होती है। वर्धी अवस्था अभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा परिपक्वन अवस्था में क्या है, सवाल अच्छे अच्छे बनते हैं 2-3, उनको समझाते हैं आपको क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा ये क्या है, जनन उपकला थी। जनन उपकला से क्या बना, अद्य जनन उपकला बनी। अद्य जनन उपकला से क्या बनी, अंडजननी कोशिका बनी। अंडजननी कोशिका है उससे बनी प्राथमिक अंड कोशिका और इसके चारों तरफ ये क्या है, ये आपने देखा पुट्ट कोशिका है। ठीक है, अब आती है तीसरी अवस्था जिसका नाम है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था, तीसरी अवस्था जिसका नाम है परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था के अंदर आपको बताना है, इस अवस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री कौन सा होता है, द्वितीय होता है। ये ध्यान रखना परिपक्वन अवस्था में। अर्धसूत्री द्वितीय है, इसको तो समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अर्धसूत्री प्रथम को न्यूनकारी कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, इसको न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से अगुणित हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। अपने पास में ये क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका है।
प्राथमिक अंड कोशिका का अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है। प्राथमिक अंड कोशिका का अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है और बनते हैं द्वितीय अंड कोशिका। क्या बनती है? द्वितीय अंड कोशिका। ये चीज ध्यान रखनी है, द्वितीय अंड कोशिका बनेगी। लेकिन एक चीज इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनने वाली एक कोशिका होती है वो तो बड़े आकार की होती हैं, दूसरी कोशिका बिल्कुल छोटे आकार की होती हैं। यानी इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है। अर्धसूत्री प्रथम में एक बड़े आकार कोशिका बनती है जिसका नाम होता है द्वितीय अंड कोशिका, और छोटे आकार की कोशिका बनती है जिसका नाम होता है ध्रुवकाय। ठीक है, ध्रुवकाय, पोलर बॉडी। अब इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हुआ है। द्वितीय अंड कोशिका इसका फिर विभाजन होता है और एक ध्रुवकाय और एक अंडाणु बनता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक अंडाणु कोशिका बनी है और एक ध्रुवकाय बना है। ठीक है, और इसके ध्रुवकाय के फिर विभाजन से क्या हुआ? दो ध्रुवकाय बने हैं। तो ये संरचनाएं कैसी हैं? ये संरचनाएं अगुणित हैं। यहाँ पे अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुआ है और यहाँ अर्धसूत्री सेकंड हुआ है। ये चीज है। अब इसमें 2-3 सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि प्राथमिक अंड कोशिका की संख्या यदि 25 होगी तो अंडाणु कितने बनेंगे? अगर प्राथमिक अंड कोशिका 25 होगी तो नेचुरल सी बात, इसको 1 से गुणा करना है, अंडाणु 25 बनेंगे। ठीक है, और ऐसा सवाल नहीं आके ऐसा सवाल आ गया यदि 20 प्राथमिक अंड कोशिका होती है तो अंडाणु कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। ये ध्यान रखना है। और ध्रुवकाय पूछ ले तो आपको 3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? ध्रुवकाय, फिर 60 बनेंगे और अंडाणु कितने बनेंगे? 20। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि प्राथमिक अंड कोशिका के स्थान पर यदि द्वितीय अंड कोशिका है वो 20 है, कितने अंडाणु बनेंगे? 1 से गुणा करना है। ठीक है, तो आपको प्राथमिक अंड कोशिका की संख्या दे दे, अंडाणु पूछे तो 1 से गुणा करना है। द्वितीय अंड कोशिका पूछे और अंडाणु पूछे तो कितने? 1 से गुणा करना है। यानी इसमें 1 से 1 ही बन रहा है। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि 25 प्राथमिक अंड कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? 25 प्राथमिक अंड कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? आंसर होगा 25 अंडाणु। और अगर ध्रुवकाय पूछ लेंगे तो अपन कहेंगे 75। कितने बनेंगे? 75 ध्रुवकाय बनेंगे। ये इसमें क्वेश्चन बनता है। आपको संख्या याद रखनी है, वेरिएबिलिटी याद रखनी है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो अपन ने कह दिया है, एक चीज आप देख रहे हो कि इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हुआ है। इसमें कोशिका दर है उसका अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ है, असमान विभाजन हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? इसका आपको छोटा सा कारण बताना है कि इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हुआ है। इसका छोटा सा कारण है कि जो भ्रूण होता है वो परिवर्तित होता है अंडाणु के अंदर। किसके अंदर परिवर्तित होता है? भ्रूण का परिवर्तन अंडाणु के अंदर होता है। और इसलिए क्या होता है, इसमें कोशिका दर होता है वो इसमें ज्यादा जाता है और इसमें कम जाता है। अगर कोशिका दर बराबर चला जाएगा तो भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा और भ्रूण का परिवर्तन रुक जाएगा। भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा और भ्रूण का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देखते हो मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है, वो क्या खाता है? वो ये कोशिका दर या पीतक खाता है। अगर यहाँ बराबर मार देते तो ये भ्रूण है उसको पोषण नहीं मिलता। छिपकली का अंडा होता है, उससे छिपकली का बच्चा निकलता है, तो अंडे के अंदर क्या होता है? भ्रूण का परिवर्तन होता है। इसी तरह से सांप है, छिपकली है, ये कुछ ऐसे जंतु होते हैं जैसे पक्षी हैं। तो इन प्राणियों में ये क्या है? ये कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है। कोशिका दरों का असमान विभाजन होने का कारण है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगर बराबर बांट देते तो इसमें भ्रूण को पोषण योग्य संरचना है जो पीतक है वो बढ़ जाता और इस तरह से क्या होता, ये भ्रूण है उसको पोषण नहीं मिलता और भ्रूण का परिवर्तन रुक जाता है। ये क्वेश्चन आता है। अब एक सवाल और आता है कि ये द्वितीय अंड कोशिका है, ये द्वितीय अंड कोशिका मुक्त होती है ग्रेफिन पुटिका से, इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। ये शुक्राणु क्या करता है? इस द्वितीय अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। शुक्राणु इस द्वितीय अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। शुक्राणु किसके साथ संलयित होता है? ये द्वितीय अंड कोशिका, ये शुक्राणु है, ये संलयित होता है और फिर उसके बाद ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन प्रेरित होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि जब शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है उस अवस्था में अंडाणु किस अवस्था में होती है? द्वितीय अंड कोशिका अवस्था में।
और कौन से विभाजन को ये प्रेरित करता है? ये अर्धसूत्री सेकंड विभाजन को प्रेरित करता है। तो 3 सवाल इसमें बनते हैं बच्चों, छोटे छोटे। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि अंडकोशिका 25 है या अंडकोशिका 20 है, तो कितने अंडाणु और कितने ध्रुवकाय बनते हैं? तो आपको गुणा करके देखना है। यहाँ 25 अपन ने एक शुक्र जनन वाला मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें शुक्राणु की संख्या पूछी है, वहां 404 से गुणा करना है। दूसरा सवाल है इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन क्यों हुआ है? क्योंकि कोशिका दरों का असमान विभाजन इसलिए हुआ है क्योंकि क्या होता है, भ्रूण है उसको परिवर्तन होता है, उसके लिए पोषण चाहिए, और पोषण कौन उपलब्ध कराता है? पोषण आपको बताना है, ये अंडाणु उपलब्ध कराता है। इसलिए ये क्या होता है, एक छोटे आकार कोशिका बन जाती है, एक बड़े आकार कोशिका बन जाती है। अगला सवाल ये है कि जब शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है, जब शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? द्वितीय अंडकोशिका अवस्था में होता है। और कौन से अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरणा मिलती है? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरणा मिलती है, और ये अंडाणु में बदल जाता है और शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये अपने छोटे छोटे सवाल है। अब अपन वर्दी अवस्था पढ़ेंगे, जिसको अपन ने बीच में ब्रेक ले लिया था। बहुत वर्दी अवस्था क्या टिपिकल अवस्था है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा वर्दी अवस्था को। वर्दी अवस्था क्या है? काफी जटिल अवस्था है। कैसी अवस्था है? अंड जनन की जो वर्दी अवस्था है वो काफी कैसी अवस्था है? जटिल अवस्था है। वर्दी अवस्था काफी लंबी अवस्था होती है, इसमें काफी समय लगता है। जैसे मेंढक के अंदर 3 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? 3 वर्ष लग जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसको 2 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। एक है पीतक जनन पूर्व, क्या है? पीतक जनन पूर्व, और दूसरी है जिसका नाम है पीतक जनन। ठीक है, पीतक जनन। पीतक जनन पूर्व में क्या होगा, इसको प्रीविटेलोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। प्रीविटेलोजेनेसिस, प्रीविटेलोजेनेसिस। और पीतक जनन को अपन कहते हैं विटेलोजेनेसिस। क्या कहते हैं? विटेलोजेनेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में नाम है। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं, केंद्रक में परिवर्तन और कोशिका दरों में परिवर्तन। इसमें 2 परिवर्तन हैं, केंद्रक में परिवर्तन और कोशिका दरों में परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे। केंद्रक आकार में बड़ा हो जाता है, जिसको जन्निकाशय कहते हैं। सबसे पहली विशेषता जन्निकाशय किसे कहते हैं? जो अंडाणु है उसका केंद्रक आकार बड़ा हो जाता है, यानी अंडजन्य कोशिका का आकार में केंद्रक बड़ा हो जाता है। केंद्रक आकार में बड़ा हो जाता है, केंद्रक आकार में कैसा हो जाता है? बड़ा, उसको कहते हैं जन्निकाशय। फिर उसके बाद दूसरी विशेषता ये है, गुणसूत्र है उसमें पार्श्व लूप बनते हैं। गुणसूत्र में पार्श्व लूप बनते हैं, और गुणसूत्र ऐसे लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह हो जाता है, जिसको कहते हैं लैंप्रे ब्रश गुणसूत्र। ये क्या होता है, कीटों के अंदर इस तरह से लैंप्रे ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र है उसमें पार्श्व लूप बनते हैं, लेटरल लूप्स बनते हैं ऐसे, और ये गुणसूत्र लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह हो जाता है, इसको कहते हैं लैंप्रे ब्रश गुणसूत्र। तीसरा पॉइंट, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, इसको कहते हैं जीन परिवर्धन। क्या कहते हैं? जीन परिवर्धन के नाम से जानते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बहुत अधिक संख्या में बनता है, इसको कहते हैं जीन परिवर्धन। एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो जाता है। एमआरएनए का कुछ भाग कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण हो जाता है, इसको कहते हैं इन्फ्रेमोसोम। क्या कहते हैं? इन्फ्रेमोसोम कहते हैं। एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण बन जाता है, इसको कहते हैं इन्फ्रेमोसोम। ये आगे विदलन के समय प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा। तो पहला क्या हुआ, केंद्र का आकार बड़ा हो गया, जिसको जन्निकाशय कहते हैं। गुणसूत्र है उसमें पार्श्व लूप बन गए, इसको लैंप्रे ब्रुश गुणसूत्र कहते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बहुत अधिक संख्या बनता है, इसको जीन परिवर्धन यानी जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जीन परिवर्धन कहते हैं। एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो गया, एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय हो गया है, एमआरएनए का कुछ भाग क्या हो गया है? निष्क्रिय हो गया है, जिसको कहते हैं इन्फ्रेमोसोम। इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण बन गया है।
अब कोशिका दर में परिवर्तन में 2 पॉइंट याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं और इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, माइटोकॉन्ड्रियल बादल। ये सवाल कई बार आ रखा है, माइटोकॉन्ड्रियल बादल क्या है? कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, मेंढक वगैरह, कीट वगैरह, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सुधार होता है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से क्या होता है? सुधार होता है, यानी वृद्धि होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं। गोल्जी काय से वलकुट कणिकाओं का निर्माण होता है। गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भरी होती है। किससे भरी होती है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से भरी होती हैं, जो निषेचन के बाद निषेचन झिल्ली बनाती हैं। तो ये याद रखना है 2-3 पॉइंट। कोशिका द्रव्य में परिवर्तन में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल बादल बन जाते हैं। कोशिका द्रव्य में गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है, मात्रात्मक रूप से परिवर्तन होता है। गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं। गोल्जी काय से वलकुट कणिकाएं बनती हैं, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड का स्त्रावण करती हैं, जिससे निषेचन के बाद निषेचन झिल्ली बनती है और कोई दूसरा शुक्राणु इसमें नहीं आ सकता है। तो ये वर्दी अवस्था में पीतक जनन पूर्व हो गया है। इसमें छोटे छोटे सवाल बहुत बनते हैं। इन्फ्लेमोसोम क्या है? एमआरएनए का कुछ भाग निष्क्रिय। जाननिकाशय क्या है? केंद्र का आकार बड़ा हो जाता है। जो अंड कोशिका उसका केंद्र का आकार बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं जननिकाशय। लैम्प्रे पुरुष गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र में पार्श्व लूप बन जाते हैं और गुणसूत्र क्या होते हैं? लैम्प को साफ करने वाले ब्रश की तरह हो जाते हैं। जीन प्रवर्धन क्या है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, इसको जीन प्रवर्धन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल बादल क्या है? ये सवाल कई बार आ रखा है, तो आपको बताना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बादल। वलकुट कणिकाओं में क्या भरा होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब पित्तक का निर्माण आपको बताना है। पित्तक का निर्माण होता है यकृत में। कहाँ होता है? पित्तक का निर्माण होता है यकृत में। और ये रक्त द्वारा, किसके द्वारा? ये रक्त के द्वारा आपको बताना है अंड कोशिका में पहुंचाया जाता है। पित्तक एक भोज्य पदार्थ है। पित्तक क्या है? आपने देखा होगा अंडे के अंदर एक पीले पीले रंग का, सफेद सफेद रंग का पदार्थ होता है, उसको पित्तक कहते हैं। पित्तक एक भोज्य पदार्थ है। पित्तक एक भोज्य पदार्थ है जो परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो परिवर्तित भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। ये परिवर्तित भ्रूण को भोजन देता है। तो आपको बताना है ये यकृत द्वारा बनता है और रक्त द्वारा अंड कोशिका में पहुंचता है। ये एक भोज्य पदार्थ है, ये परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब सवाल आता है पित्तक में होता क्या क्या? पित्तक में होता है जल, पित्तक के अंदर होता है वसा, पित्तक के अंदर होता है प्रोटीन, पित्तक के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और वसा के रूप में क्या होती है? फास्फोलिपिड्स होती है। क्या होती हैं? फास्फोलिपिड होती हैं। ये इसमें ध्यान रखना है। कुछ प्राणियों में पित्तक बड़े बड़े कणों के रूप में होता है। कुछ प्राणियों में पित्तक बड़े बड़े कणों के रूप में होता है, जिसे पित्तक बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तक बिंबाणु कहते हैं। ये चीज याद रखनी है। तो सवाल पित्तक जनन क्या है? पित्तक के निर्माण की क्रिया को पित्तक जनन कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। पित्तक के निर्माण की क्रिया को, पित्तक के निर्माण की क्रिया को पित्तक जनन कहते हैं। पित्तक है क्या? पित्तक एक भोज्य पदार्थ है जो परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसमें जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड। जैसे जल इसमें 48%, फास्फोलिपिड इसमें 33%, प्रोटीन इसमें 16%, कार्बोहाइड्रेट 1%। पित्तक बड़े बड़े कणों के रूप में होता है, जिसे पित्तक बिंबाणु कहते हैं। तो वर्दी अवस्था में क्या देखा आपने? पित्तक जनन पूर्व और पित्तक जनन देखा है। पित्तक जनन में केंद्रक में परिवर्तन देखे हैं। पित्तक जनन पूर्व में आपको बताना है कि इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य में परिवर्तन हुए हैं, और पित्तक जनन के अंदर क्या हुआ है? ये सब परिवर्तन हुए हैं। अब अपन इसको देखेंगे वर्दी अवस्था में, कुछ और पॉइंट्स भी याद करने हैं।
अंड जनन की वर्ती अवस्था के अंदर कुछ और परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले क्या है, ये अपन ने देखा प्राथमिक पुट्टिका है, क्या है ये बीच में, क्या है प्राथमिक अंड कोशिका, क्या है प्राथमिक अंड कोशिका है, और इसके चारों तरफ क्या है पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है। इसके चारों तरफ ये ऐसे पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है। इन्हें नर्स कोशिका भी कहते हैं। ये पुट्टक कोशिका है, क्या है पुट्टक कोशिका। इस संरचना को अपन कहते हैं प्राथमिक पुट्टिका। क्या कहते हैं प्राथमिक पुट्टिका। अब प्राथमिक पुट्टिका से क्या बनती है, ये द्विगुणित है, कैसी है द्विगुणित है। फिर इससे बनती है द्वितीयक पुट्टिका। द्वितीयक पुट्टिका के बीच में क्या है, ये आपको बताना है प्राथमिक अंड कोशिका, क्या है प्राथमिक अंड कोशिका। और इसके चार तरफ पुट्टक कोशिकाओं के ज्यादा स्तर बन जाते हैं। इसके चार तरफ पुट्टक कोशिकाओं के क्या होते हैं ज्यादा स्तर ऐसे बन जाते हैं। ये पुट्टक कोशिकाओं के एक से ज्यादा स्तर बन गए। फिर ये प्राथमिक पुट्टिका है, ये बदल गई द्वितीयक पुट्टिका में। क्या बदल गई द्वितीयक पुट्टिका में। अब द्वितीयक पुट्टिका बदल जाती है तृतीयक पुट्टिका में। किसमें बदल जाती है तृतीयक पुट्टिका में। इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं। इसमें क्या होते हैं बहुत सारे स्तर होते हैं। ये क्या है, ये प्राथमिक अंड कोशिका है और इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं के बहुत सारे स्तर बन जाते हैं। ये पुट्टक कोशिका है, इसके बहुत सारे स्तर बन जाते हैं। इस तरह से ये बढ़ गए, स्तर बढ़ गए ज्यादा। इसका नाम हो गया तृतीयक पुट्टिका। क्या नाम हो गया इसका तृतीयक पुट्टिका। ये तृतीयक पुट्टिका बन गई। अब तृतीयक पुट्टिका होती है, इसमें होता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। क्या होता है अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। और ये ग्रेफिन पुट्टिका बनती है। ग्रेफिन पुट्टिका के बीच में क्या है, ये है द्वितीयक अंड कोशिका। क्या है ये द्वितीयक अंड कोशिका है और इसके चारों तरफ एक छोटी सी ध्रुवका है। तो क्या बन गई द्वितीयक पुट्टिका, द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बन गई द्वितीयक अंड कोशिका। ये द्वितीयक अंड कोशिका आपको बताना है अगुणित होती है। कैसी होती है, और ये ध्रुवकाएं भी कैसी है अगुणित है। कौन सा विभाजन हुआ है अर्धसूत्री प्रथम। अब इसके चारों तरफ बहुत सारी पुट्टक कोशिकाओं का आवरण होते हैं। सबसे पहले इसके चारों तरफ जो द्वितीयक अंड कोशिका, इसके चारों तरफ एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है। इसके चारों तरफ ऐसे एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। जिसे क्या कहते हैं जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। जोना पेलुसिडा यानी स्वच्छंद स्तर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक द्वितीयक अंड कोशिका के चारों तरफ पतली झिल्ली होती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। अब इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं के बहुत सारे स्तर होते हैं। जो इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है, इसके चारों तरफ जो पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है उसको कहते हैं अर्यकिरीट। क्या कहते हैं, इसके चारों तरफ ये पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है, इसको कहा जाता है अर्यकिरीट, कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं इसको कोरोना रेडिएटा। ये इस तरह की कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं अर्यकिरीट। तो ये पुट्टक कोशिकाओं का आवरण हो गया है जिसे कहते हैं अर्यकिरीट। अर्यकिरीट या इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ पुट्टक कोशिकाओं के और स्तर होते हैं और सबसे बाहरी पुट्टक कोशिकाओं के आवरण को कहते हैं कणिकामय झिल्ली। ये सबसे बाहर पुट्टक कोशिकाओं का आवरण है, इसका नाम है कणिकामय झिल्ली। इसका नाम होता है ये इस तरह से कणिकामय झिल्ली। ये सबसे बाहर की तरफ पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है जिसका नाम है कणिकामय झिल्ली। ये सबसे बाहर की तरफ पुट्टक कोशिकाओं का स्तर है जिसका नाम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, जिसको कहते हैं कणिकामय झिल्ली। ये कणिकामय झिल्ली हो गई है। कणिकामय झिल्ली के दो स्तर हैं। कणिकामय झिल्ली के कितने स्तर हैं, दो स्तर हैं। बाहरी स्तर को अपन कहते हैं थीका एक्सटर्ना, बाहर है तो थीका एक्सटर्ना, और भीतर की तरफ है उसका नाम है थीका इंटरना। इंटरना मतलब अंदर है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। ये क्या है, ये ग्रेफिन पुट्टिका है। क्या है, ग्रेफिन पुट्टिका है। ये ग्रेफिन पुट्टिका है। क्या है, ग्रेफिन पुट्टिका।
इसके बीच में क्या है, द्वितीय कंड कोशिका है। अब ये कणिका में झिल्लीबार स्तर है और भीतरी स्तर कोरोना रेडिएटा है। कणिका में झिल्ली और कोरोना रेडिएटा के बीच में खाली जगह है, इसका नाम होता है पुट्टी की गुहा। क्या नाम होता है, पुट्टी की गुहा। इसमें एक दरो भरा होता है, इसका नाम होता है पुट्टी के दरो। अब एक चीज याद रखनी है कि ये कोरोना रेडिएटा और कणिका में झिल्ली, कोरोना रेडिएटा और कणिका में झिल्ली एक स्थान से आपस में जुड़े होते हैं, एक स्थान से आपस में पुट्ट कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं अंडधर चक्र। क्या कहते हैं, अंडधर चक्र, डिस्कस प्रोलिगेरस। ये आपस में एक जगह से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं अंडधर चक्र। अब ये द्वितीय कंड कोशिका इसमें से बाहर आ जाती है, ये द्वितीय कंड कोशिका इस ग्रेफेन पुट्टिका में से बाहर आ जाती है और इसको कहते हैं अंडोत्सर्ग। इसका नियंत्रण एक हार्मोन करता है ल्यूटिनाइजिंग। अब ये ग्रेफेन पुट्टिका में से जैसे ये द्वितीय कंड कोशिका बाहर आएगी, ये किस में बदल जाएगा, पीत पिंड में। किस में बदल जाएगा, पीत पिंड से में, कॉर्पस ल्यूटियम में। और इससे एक हार्मोन निकलेगा प्रोजेस्टेरोन, जो गर्भाशय को गर्भधारण तैयार करेगा। अगर गर्भाशय हो जाएगा, अगर गर्भधारण हो जाएगा तो पीत पिंड स्थायी हो जाएगा, नहीं तो ये श्वेत पिंड में बदल जाएगा और मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये सब वर्ती अवस्था में अपने को देखने को मिलती हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका से फिर ग्रेफिन पुट्टिका, ये सब संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये मैंने अंडाशय की संरचना के अंदर ये सब बता रखा है, आप उस वीडियो को और देख सकते हैं। अंडाशय की संरचना के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो अंड जनन की 3 अवस्था है। अंड जनन की आपको बताना गुणन अवस्था, वर्ती अवस्था और परिपक्वन अवस्था है। ये अलग अलग अवस्थाएं, उनका पूरा वर्णन कर दिया आपने को। इसमें कोई भी सवाल आया आपके, सिंपल सा पूछा जाता है कि इसके चारों तरफ कौन कौन से आवरण है। इसके चारों तरफ प्राथमिक झिल्ली है जिसका नाम जोना पेलुसिडा है और द्वितीय झिल्ली है उसका नाम कोरोना रेडिएटा है। बाहर एक पुट्ट कोशिकाओं का आवरण और है जिसका नाम होता है कणिका में झिल्ली या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। फिर इसके 2 स्तर है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना बाहरी परत है और थीका इंटरना भीतरी परत है। इन दोनों की विशेषता, इन दोनों के बीच में कणिका में झिल्ली और कोरोना रेडिएटा के बीच में खाली जगह है जिसका नाम है पुट्टी की गुहा। उसमें एक लिक्विड भरा हुआ पुट्टी की दरो। दोनों एक स्थान पे आपस में पुट्ट कोशिकाओं की सहायता से जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं अंडधर चक्र। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है अंडाशय की संरचना के अंदर, आप वहां और देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखें ध्यान से और अंड जनन को याद करें। थैंक यू बच्चों। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। बच्चों आज एक नया टॉपिक है अपना, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुक्र जनन और अंड जनन में 4 अंतर लिखो। कई बार एग्जाम में सवाल आता है शुक्र जनन और अंड जनन में 4 अंतर लिखो। जो शुक्र जनन और अंड जनन क्रिया है उसमें 4 अंतर लिखो, ठीक है। तो शुक्र जनन और अंड जनन में 4 अंतर आपको बताते हैं। सबसे पहला तो ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, शुक्र जनन क्रिया है, ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। सबसे पहले आपको बताना ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, वर्षण में संपन्न होती है। जो पुरुष का वर्षण है उसके अंदर ये संपन्न होती है, ठीक है। और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। क्रिया कहाँ संपन्न होती है, अंडाशय में संपन्न होती है, ठीक है। ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। सबसे पहला डिफरेंट तो बहुत अच्छा हो गया कि शुक्र जनन कहाँ होता है, कि शुक्र जनन पुरुष के वर्षण में संपन्न होती है और ये क्रिया महिला के अंडाशय में संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट, शुक्र जनन क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कब चलती रहती है, ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जब तक आदमी जिएगा तब तक ये शुक्र जनन क्रिया चलती रहती है। ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये क्रिया एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ये क्रिया एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है और वो निश्चित आयु होती है 45 से 50 वर्ष। निश्चित आयु होती है 45 से 50 वर्ष, उसके बाद ये रुक जाती है महिलाओं में, ठीक है। निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो पहला डिफरेंट ये हो गया कि ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है, क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये क्रिया होती है निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अब उसके बाद आपको एक डायग्राम है, उस डायग्राम से आपको समझाते हैं कि इस तरह से क्या अंतर है।
4-5 अंतर उस डायग्राम से आ जाएंगे। सबसे पहले ये क्या है, ये अद्य जनन उपकला है, ठीक है। अद्य जनन उपकला होगी, इसका विभाजन होगा और बनेगी ये शुक्र जनन कोशिकाएं। क्या बनेगी, शुक्र जनन कोशिका या शुक्र मात्र कोशिका। क्या बनेगी, शुक्र मात्र कोशिका। इस डायग्राम से आपको सब अंतर डिफरेंट हो जाएंगे क्लियर। ये शुक्र मात्र कोशिका से बनेंगे शुक्राणु, प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बनेगी, प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका। इससे 4-5 अंतर आएंगे आपके निकल के। प्राथमिक शुक्र कोशिका और प्राथमिक शुक्र कोशिका का होगा अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और बनेगी द्वितीयक शुक्र कोशिका। द्वितीयक शुक्र कोशिका से बनेंगे शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु पूर्वी से बनेंगे शुक्राणु। शुक्राणु पूर्वी से क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। ये आप डायग्राम याद रखना। इस डायग्राम से 3-4 अंतर आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। 3-4 अंतर इस डायग्राम से बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप बताओगे शुक्र मात्र कोशिका से बनेगी प्राथमिक शुक्र कोशिका। इसको कहते हैं वर्दी अवस्था। क्या कहते हैं, वर्दी अवस्था। ये अवस्था है गुणन अवस्था। कैसी अवस्था है, गुणन अवस्था। और वर्दी अवस्था, और ये अवस्था है परिपक्वन अवस्था। कैसी अवस्था है, परिपक्वन अवस्था, ठीक है। इसमें नाम आपको याद रखने हैं। शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है, इसको कहते हैं वर्दी अवस्था। और परिपक्वन अवस्था है, इसमें अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन 2 होते हैं, ठीक है। इसमें बनती है द्वितीयक शुक्र कोशिका। क्या बनेगी, द्वितीयक शुक्र कोशिका। नाम याद रखने हैं। नाम याद रखोगे तो अंतर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें बनते हैं ये शुक्राणु पूर्वी। क्या बनते हैं, शुक्राणु पूर्वी। और फिर उसके बाद ये बनते हैं शुक्राणु, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है, इसमें अंतर मैं बताऊंगा आपको कैसे होंगे। ये है शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। क्या है, शुक्राणु पूर्वी का कायांतरण। ये शुक्राणु पूर्वी कायांतरण है। अब इसको आपको बताते हैं किस तरह से क्या है। इसमें ये जनन उपकला है। जनन उपकला के विभाजन से क्या होगा, सबसे पहले बनेगी अंड जननी कोशिका। अंड जननी कोशिका गुणन अवस्था से। अंड जननी कोशिका को अंड मात्र कोशिका कहते हैं, अंड मात्र कोशिका, ठीक है। ये अंड मात्र कोशिका गुणन अवस्था है। फिर अंड मात्र कोशिका से बनेगी प्राथमिक अंड कोशिका, वर्दी अवस्था। कैसी अवस्था, वर्दी अवस्था। प्राथमिक अंड कोशिका, प्राथमिक अंड कोशिका बढ़ गई। प्राथमिक अंड कोशिका ये कैसी अवस्था है, वर्दी अवस्था है। कैसी अवस्था है, वर्दी अवस्था। फिर उसके बाद परिपक्वन अवस्था है। इसे एक छोटे आकार कोशिका बनेगी, एक बड़े आकार कोशिका बनेगी, द्वितीयक अंड कोशिका। क्या बनेगी, द्वितीयक अंड कोशिका। और फिर इससे बनेगी एक छोटे आकार कोशिका और एक बनेगा अंडाणु। क्या बनेगा, अंडाणु। ओ ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है, ये अर्धसूत्री सेकंड है। इसमें 2n है प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये ध्रुवकाय और द्वितीयक अंड कोशिका आद्विगुणित है। ये अंडाणु भी आगुणित है, इससे भी 2 ध्रुवकाय बनेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहां से अंतर निकालने शुरू करते हैं। अर्धसूत्री प्रथम ये परिपक्वन अवस्था है। कैसी अवस्था, परिपक्वन अवस्था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गुणन अवस्था में अंतर ढूंढते हैं। गुणन अवस्था में ऐसे हैं कि सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट होगा कि प्राथमिक सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से, सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कुछ अंड जननी कोशिकाएं भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं और प्राथमिक अंड कोशिका बनाती है। तो इसमें एक वर्ड आ जाएगा। इसमें तीसरा डिफरेंट अपन लिखेंगे सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से। इसमें लाइन जोड़ेंगे, सभी शुक्र मात्र कोशिकाओं से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। सभी शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। इसमें लिखेंगे सभी अंड जननी कोशिका से प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंट हो गया, ये अंतर यहां से ढूंढा है। फिर उसके बाद अगला है वर्दी अवस्था काफी जटिल होती है। चौथा डिफरेंट होगा, वर्दी अवस्था काफी जटिल होती है। वर्दी अवस्था काफी जटिल और इसमें वर्दी अवस्था सरल होती है। वर्दी अवस्था सरल होती है और इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिका का आकार में थोड़ी सी वृद्धि होती है। इसमें वर्दी अवस्था जटिल होती है और इसमें प्राथमिक अंड कोशिका का आकार कई गुना बढ़ जाता है। प्राथमिक अंड कोशिका का आकार कई गुना बढ़ जाता है। तो चौथा डिफरेंट हो गया, वर्दी अवस्था सरल है, इसमें वर्दी अवस्था जटिल है। फिर उसके बाद पांचवा डिफरेंस ये है कि इसमें परिपक्वन अवस्था होती है। उस परिपक्वन अवस्था की विशेषता है कि परिपक्वन अवस्था से दोनों जो शुक्राणु पूर्वी और शुक्राणु बनते हैं
उसमें कोशिका दरों का समान विभाजन होता है। इसमें कोशिका दरों का समान विभाजन होता है। अगला डिफरेंट है, कोशिका दरों का समान विभाजन होता है। कोशिका दर है उसका समान विभाजन होगा। इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन हो रहा है। एक छोटे आकार की कोशिका बन रही है, इसमें इस कोशिका दरों का असमान विभाजन हो रहा है, और एक छोटे आकार की कोशिका बन रही है और एक बड़े आकार की कोशिका बन रही है। कोशिका दरों का अनइक्वल विभाजन हुआ है, एक बड़े आकार की कोशिका बनी है, एक छोटे आकार की कोशिका बनी है। फिर उसके बाद इसमें ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन और अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन दोनों वर्षण में होते हैं। कहां संपन्न होते हैं? दोनों वर्षण में होते हैं। ये अर्धसूत्री प्रथम विभाजन है, ये अंडाशय में होता है, और ये अंडाशय से बाहर अंडवाहिनी में होता है। कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है, निषेचन के बाद। अब इसमें जो अंडाणु बनता है, अंडाणु गतिशील नहीं होता है। ये शुक्राणु बनता है, ये गतिशील होता है। इसमें अंडाणु में पीतक होता है और इसमें शुक्राणु में पीतक नहीं होता। तो शुक्राणु गतिशील होता है और इसमें पीतक नहीं होता है। शुक्राणु गतिशील होता है और इसमें पीतक नहीं होता है। अंडाणु गतिहीन होता है और इसमें गतिहीन होता है, और इसमें आपको बताना है पीतक उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गए शुक्र जनन और अर्ध जनन में। सबसे पहले आप बताओ कि ये क्रिया वर्षण में संपन्न होती है। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने को क्या करना है कि आपको ये डायग्राम याद होगा तो आप आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये क्रिया है, ये वर्षण में होती है, और ये क्रिया अंडाशय में संपन्न होती है। फिर ये क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, शुक्र जनन क्रिया, और ये क्रिया होते हुए निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। और इसके बाद इसमें आपको क्या करना है? डायग्राम याद रखना है। सबसे पहला तीसरा डिफरेंट होगा कि इसमें सभी शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होगा। सभी शुक्र मात्र कोशिका से प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होगा। इसमें सभी अंड जननी कोशिका, अंड मात्र कोशिका उससे प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनेगी। यानी 60 से 80 हजार ही क्या होगा? प्राथमिक अंड कोशिका बनेगी। बाकी सब क्या हो जाएगी? अंड जननी कोशिका करोड़ों की संख्या में होती है, वो नष्ट हो जाती है। अगला डिवीजन बहुत ही सिंपल है कि इसमें वृद्धि अवस्था काफी सरल होती है, इसमें वृद्धि अवस्था काफी जटिल होती है, जिसमें पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन दो अवस्थाएं होती हैं। इसमें प्राथमिक शुक्र कोशिका का आकार कुछ बड़ा होता है, इसमें प्राथमिक अंड कोशिका का आकार कई गुना बड़ा हो जाता है। फिर आता है इस परिपक्वन अवस्था में अंतर कि प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, उसमें कोशिका दर बराबर रूप से बढ़ता है। इसमें कोशिका दर बराबर रूप से बढ़ेगा, इसमें कोशिका दर किस रूप से बढ़ेगा? बराबर रूप से बढ़ता है, यानी कोशिका दर है उसका बराबर विभाजन होता है। ठीक है, और इसमें कोशिका दर अनइक्वल बढ़ रहा है। एक कोशिका बड़ी बन रही है और दूसरी कोशिका छोटी बन रही है। बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं और छोटी कोशिका को ध्रुवकाय कहते हैं। एक अंतर और हो सकता है कि इसमें एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, इसमें एक प्राथमिक अंड कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। ये डिफरेंट और हो सकता है कि एक प्राथमिक अंड कोशिका से एक अंडाणु बनता है। अब ये आपको अगर याद नहीं है तो मेरा शुक्र जनन अंड जनन का वीडियो डाला हुआ है, उसमें ये पूरा पॉइंट प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें क्या होता है। ये प्रथम और द्वितीय जो परिपक्व विभाजन होते हैं दोनों वर्षण के अंदर ही होते हैं और शुक्राणु परिपक्व अवस्था में बाहर निकलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। जो ये प्रथम विभाजन है, ये प्रथम विभाजन तो अंडाशय में होता है, लेकिन द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वो अंडाशय से बाहर होता है। क्या होता है? अंडाशय से बाहर अंडवाहिनी में निषेचन के बाद होता है। तो ये अपने को कुछ ध्यान रखने पॉइंट्स। तो अपने 6-7 डिफरेंट हो गए, कोई 4 डिफरेंट आपके परीक्षा में आते हैं। आप क्यों अगर चाहो तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूं नीचे, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, 8 पॉइंट लिख देते हैं। 4-5 पॉइंट लिख देते हैं। डायग्राम तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अपन इसको लिख देते हैं। लिखने से क्या होता है, अंतर आसानी से याद रहते हैं। इसमें है कि भाई सभी जो अपन कह रहे हैं अंड मात्र कोशिका से, किससे होता है? अंड मात्र कोशिका से, सॉरी इसमें शुक्र मात्र कोशिका आएगी। शुक्र मात्र कोशिका से, सभी शुक्र मात्र कोशिका से शुक्राणु बनते हैं। सभी शुक्र मात्र कोशिका से क्या बनते हैं? शुक्राणु। यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है। क्या बनती है? प्राथमिक शुक्र कोशिका बनती है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो अपन कह रहे हैं अंड मात्र कोशिका है, क्या है?
अंडमात्र कोशिका है, उस अंडमात्र कोशिका से प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनती है, प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनती है, प्राथमिक अंड कोशिका नहीं बनती है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि इसमें शुक्रमात्र कोशिका से प्राथमिक, इसमें वर्धी अवस्था, वर्धी अवस्था कैसी होती है, सरल होती है, वर्धी अवस्था सरल होती है और प्राथमिक शुक्र कोशिका का आकार में वृद्धि ज्यादा नहीं होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका के आकार में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। इसमें वृद्धि अवस्था जटिल होती है, वृद्धि अवस्था जटिल होती है और इसकी दो अवस्था होती है, उप अवस्था। एक का नाम होता है प्री विटेलोजेनेसिस, एक का नाम होता है विटेलोजेनेसिस, यानी पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन, दो अवस्था होती है, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन, दो अवस्था होती है, पीतक जनन पूर्व और पीतक जनन। फिर उसके बाद अपन कहते हैं और डिफरेंट क्या है, और डिफरेंट इसमें आप बताओगे कि जो शुक्र जनन क्रिया है, इस शुक्र जनन क्रिया में आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रथम परिपक्व विभाजन और द्वितीय परिपक्व विभाजन वर्षण में होता है। प्रथम परिपक्व विभाजन और द्वितीय परिपक्व विभाजन कहाँ होता है, वर्षण में। कहाँ होता है, वर्षण में संपन्न होता है, वर्षण में संपन्न होगा। इसमें प्रथम परिपक्व विभाजन तो अंडाशय में होगा, प्रथम परिपक्व विभाजन तो किसमें होगा, अंडाशय में होगा, और द्वितीय परिपक्व विभाजन है वो अंडाशय से बाहर अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से, एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। इसमें एक प्राथमिक अंड कोशिका से, एक प्राथमिक अंड कोशिका से आपको बताना है एक अंडाणु, कितना, एक अंडाणु और 3 ध्रुवकाय बनते हैं, एक अंडाणु और 3 ध्रुवकाय बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट आप बताओगे कि ये जो क्रिया होती है इसमें कोशिका दरों का समान विभाजन होता है। कोशिका दरों का कैसा विभाजन होता है, समान। इसमें कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है, कोशिका दरों का असमान विभाजन होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये मेन डिफरेंट मैंने आपको बता दी, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट है लेकिन अपने को ध्यान रखना है शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में क्या डिफरेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है, मेन डिफरेंट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं शुक्र जनन और रण जनन का प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे अंतर लिखने 4। थैंक यू बच्चों। अब अपन एक नया छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल कि शुक्राणु जनन क्रिया का कौन से हार्मोन नियंत्रण करते हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे कि जो शुक्राणु जनन क्रिया है, जो शुक्राणु जनन क्रिया है उसका कौन से हार्मोन नियंत्रण करते हैं। हार्मोनल नियंत्रण आपको समझाते हैं। सवाल आता है शुक्राणु जनन क्रिया का हार्मोनल नियंत्रण समझाओ। छोटा सा 2 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है हाइपोथैलेमस से, क्या है, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं उनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस से 10 हार्मोन निकलते हैं उनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। उसमें एक हार्मोन है, 2 हार्मोन को सम्मिलित रूप से कहते हैं गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के अंतर्गत 2 हार्मोन आते हैं, एक आता है LH और एक आता है FSH, ठीक है। LH को अपन कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के एक्चुअली ये 2 हार्मोन का सम्मिलित रूप है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। यह हाइपोथैलेमिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के स्त्रावों को प्रेरित करते हैं, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से। अब 2 हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, एक का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये नाम याद रखना बच्चों, LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH हार्मोन को कहते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH हार्मोन कहते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये वर्षण पर जाकर कार्य करता है और वर्षण में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको कहते हैं अंतराली कोशिका या जिसको कहते हैं लीडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहते हैं, उस पे ये जाके कार्य करता है।
अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका पे ये जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्य करता है, निकलता पीयूष ग्रंथि से वर्षण में जाता है और अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका से एक हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है जिसको कहते हैं एंड्रोजन, जिसको किस हार्मोन के नाम से जानते हैं? एंड्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं। एंड्रोजन का दूसरा नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करता है। ये कौन सी क्रिया को प्रेरित करता है? शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करता है। ये एंड्रोजन काम करेगा किसके ऊपर? शुक्र जनन नलिका के ऊपर। शुक्र जनन नलिका की वृद्धि और विकास को प्रेरित करेगा और साथ ही ये शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअल में जो काम करता है वो अंतराली कोशिका पे कार्य करता है और अंतराली कोशिका को उद्दीपित करता है। अंतराली कोशिका को उद्दीपित करता है और अंतराली कोशिका से एक हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन आगे क्या करता है? शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसको गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है? सर्टोली कोशिका पे कार्य करता है। कौन सी कोशिका पे कार्य करता है? सर्टोली कोशिका पे कार्य करता है और सर्टोली कोशिका से इनहिबिन प्रोटीन के स्त्राव को प्रेरित करता है। इनहिबिन प्रोटीन का इस प्रेरण होगा तो शुक्र जनन क्रिया प्रेरित होगी। क्या होगी? ये शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करता है। तो इसने क्या किया? इसने ऐसे किया, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन को गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन कहते हैं। ये सर्टोली कोशिका पे जाके कार्य करता है और ल्यूटिनाइजिंग किस कोशिका पे कार्य करता है? अंतराली कोशिका पे कार्य करता है। ये ध्यान रखना है। ये सर्टोली कोशिका पे कार्य करेगा और इनहिबिन प्रोटीन के स्त्राव को प्रेरित करेगा जिससे शुक्र जनन क्रिया है वो प्रेरित होगी। ठीक है, इसके अलावा ये क्या कार्य करता है? ये शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करता है, यानी जो शुक्राणु जन कोशिका है उसके ऊपर कार्य करता है और उस कोशिका को उद्दीपित करता है और अधिक से अधिक शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। ये शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इस तरह से इसका काम होता है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन का। इन दोनों हार्मोन को मिलाकर संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। तो ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक्चुअल में क्या है? ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन करते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग मुक्ति कारक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग निरोधी कारक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक मुक्ति कारक हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक निरोधी हार्मोन। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं जो मुक्ति कारक और निरोधी कारक होते हैं। ये निकलते हैं और पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से इन हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नाम आपको बताने हैं, मुक्ति कारक और निरोधी कारक। क्या है? मुक्ति कारक और निरोधी कारक। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग मुक्ति कारक रिलीजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग इनहिबिटर हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक मुक्ति कारक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और पुट्टिका प्रेरक निरोधी हार्मोन। इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। यहाँ पे अपन दो ही नाम ले रहे हैं क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका पे कार्य करता है और उसको उद्दीपित करता है और कहता है कि आप एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करो जिससे शुक्र जनन क्रिया प्रेरित होगी और शुक्राणु अधिक से अधिक बनेंगे। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन क्या करता है? शुक्राणु जनन क्रिया को प्रेरित करता है, यानी शुक्र जनन जो शुक्राणु जनन कोशिका उसमें समसूत्री और असूत्री विभाजन को प्रेरित करता है और शुक्राणु बनते हैं। साथ ही वो सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है, उससे इनहिबिन प्रोटीन निकलेगा और शुक्र जनन क्रिया प्रेरित होगी। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरा सवाल है, आज पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, आपको आंसर देना। आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका है वो कहाँ पाई जाती है और उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर लिखो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंट लिखो। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपको 6 डिफरेंट बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, आपको 4 आराम से याद रह जाएंगे। सबसे पहले तो आपको बताना दिस प्रोसेस हैपन इन मेल टेस्टिस, जो मेल के टेस्टिस है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत सिंपल डिफरेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है?
मेल के टेस्टिस में होता है। और ये कहाँ होता है, ये फीमेल के अंदर होता है। फीमेल में कहाँ होगा, फीमेल की ओवरी के अंदर कंप्लीट होगा। दूसरा डिफरेंट आपको बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है, यानी जो आदमी कितना ही बुढ़ा हो जाएगा तो भी उसमें स्पर्म बनते रहेंगे। ये क्या होता है, फीमेल में एक फिक्स एज के बाद 45 से 50 वर्ष की जो फीमेल हो जाती है उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ओम नहीं बनते हैं। तो आपको बताना है दिस प्रोसेस, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लाइफ टाइम तक चलता रहता है। चाहे 80 साल का आदमी होगा, 90 साल का होगा, चाहे 100 साल का होगा पुरुष, उसमें स्पर्म बनेंगे और फादर बन सकता है। लेकिन oogenesis ऐसा स्टेप प्रोसेस है जो 45 से 50 साल के बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी उसमें अंडे नहीं बनेंगे फीमेल के अंदर, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अब अपन एक डायग्राम पढ़ते हैं, उस डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम से अपन पूरा समझ लेंगे ये क्या है। ये अपन कहेंगे जर्मिनल एपिथेलियम है। ये कौन सी एपिथेलियम है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, उसके अंदर होती है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम का डिवाइडेशन होता है कंटिन्यूस और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया इसका एक और नाम होता है, इसको अपन स्पर्म मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं इसको, स्पर्म मदर सेल। ये जो डिवीजन है इस डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। ये एक्चुअल में डिप्लॉइड सेल होती हैं और इससे जो ये बनते हैं ये भी डिप्लॉइड होते हैं। इस फेज का नाम होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको 6 अंतर याद हो जाएगी। डायग्राम आपको याद है तो 6 अंतर आप आराम से लिख सकते हो। इसमें क्या होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है। जर्मिनल एपिथेलियम का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है और बहुत सारे oogonia बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे oogonia बनते हैं। या इसको कहते हैं ओम मदर सेल। क्या कहते हैं, ओम मदर सेल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बताया है, ये कौन सी फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें कोई डिफरेंट आपको नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये होता है कि स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं, वो आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और आकार में बड़ी होते ही उसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनती हैं। इस फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज। क्या होता है, ग्रोथ फेज, ठीक है। इस फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज। ये भी डिप्लॉइड सेल है। इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन नहीं सॉरी, इसका आकार बड़ा होगा और बनेगी प्राइमरी ओम सेल, प्राइमरी oocyte सेल, प्राइमरी oocyte सेल। इस फेज का नाम होता है ग्रोथ फेज। क्या होता है, ग्रोथ फेज। अब यहां से डिफरेंट निकल के आते हैं दो। सबसे पहला डिफरेंट ये निकल के आता है कि ऑल स्पर्मेटोसाइट सेल्स, जितने भी जो स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ऑल स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं, ऑल स्पर्मेटोगोनिया सेल और स्पर्म मदर सेल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये जैसे 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 के 6 क्या हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाती हैं। सब न्यूट्रिशन गेन करती है और बनाती है। इसमें ऐसा नहीं होता है, जो oogonia सेल्स होती हैं उसमें से कुछ oogonia सेल्स होती है वो आकार में बड़ी हो जाती हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी oocyte सेल्स, और बाकी वाली सेल्स इसके चारों तरफ क्या होती है, फॉलिकल सेल्स के रूप में गैदर हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसमें आपने देखा कि इसमें जितनी जो ये डिफरेंट निकला है, ऑल स्पर्मेटोगोनिया सेल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। इसमें ऐसा नहीं होता, ऑल oogonia नॉट कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी oocyte सेल्स। फिर उसके बाद ग्रोथ फेज में जो ये इसका साइज बढ़ता है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है। इसमें ग्रोथ फेज के अंदर जो साइज बढ़ता है वो काफी बड़ा होता है, इसमें साइज काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। ये ग्रोथ फेज है, ये काफी सिंपल प्रोसेस होता है इसके अंदर ग्रोथ फेज है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। यानी इसमें ग्रोथ फेज कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ग्रोथ फेज सिंपल्स है, यानी ज्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं है। इसमें प्री विटेलोजेनेसिस विटेलोजेनेसिस स्टेज होती नहीं है। इसमें ग्रोथ फेज में दो सब स्टेज होती हैं, जिसका नाम होता है प्री विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस। ये दो तीन डिफरेंट इस स्टेज से आ गए। सबसे पहला आपने बताया ऑल स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। इसमें आपने बताया ऑल oogonia
ऑल oogonia नॉट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte सेल्स। ठीक है, या अपन कहते हैं oogonia सेल है वो सब इसमें नहीं बदले हैं। अब इसके बाद में आता है डिफरेंट, अगला डिफरेंट ये है कि इसको कहते हैं मैचुरेशन फेज। अब नेक्स्ट आएगी उसका नाम होगा मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज आप जानते हैं उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें बनती है सेकेंडरी oocytes। क्या बनती हैं? ये सेकेंडरी oocytes बनती है। सेकेंडरी इसमें स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनेगी। ये होगा मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। इसमें ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। फिर मियोसिस सेकंड होगा और इससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स बनेंगे। इससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बने? स्पर्मेटिड बन गए स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड से क्या होगा? स्पर्मेटिड है उसका होगा कन्वर्जन और बनेंगे स्पर्म। क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। स्पर्म मोटाइल होंगे और इसके अंदर बहुत अमाउंट में योल्क नहीं होगा, ये मूवमेंट करेंगे स्पर्म। ठीक है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है और स्पर्म भी हैप्लॉइड है। ठीक है, अब इसमें 2-3 डिफरेंट आपके निकल के आएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सबसे पहले अनइक्वल डिवीजन होगा। एक छोटे आकार की सेल बनेगी, एक बड़े आकार की सेल बनेगी। बड़े आकार की सेल का फिर डिवीजन होगा, एक छोटे आकार की सेल बनेगी, एक बड़े आकार की सेल बनेगी। बड़े आकार की सेल है उस सेल को अपन कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम बनता है। और छोटे आकार की सेल्स होती है उसको कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं? पोलर बॉडीज। ठीक है, 2-3 डिफरेंट यहाँ आएंगे। ये क्या है? ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। ये पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, भी ध्यान रखना। या मियोसिस फर्स्ट हुआ या मियोसिस सेकंड हुआ है। इस फेज का नाम है मैचुरेशन फेज। क्या है? मैचुरेशन फेज है, मैचुरेशन फेज। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये क्या बना है? सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocyte सेल, सेकेंडरी oocyte सेल। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें, डिफरेंट यहां से निकल के आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने बताया दिस प्रोसेस हैपन इन मेल टेस्टिस। इसमें आपने बताया दिस प्रोसेस हैपन इन फीमेल ओवरी। ये आपको सिंपली याद रह जाएगा। ये मेल के टेस्टिस में होता है, ये ओवरी में होता है। ये लाइफ टाइम तक चलता है, ये 45 से 50 वर्ष के बाद बंद हो जाता है स्पर्म oogenesis प्रोसेस। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में कोई खास डिफरेंट मिला नहीं है कि इसमें जर्मिनल एपिथेलियम में उसका डिवाइडेशन हुआ और स्पर्मेटोगोनिया बन गए। इसमें क्या हुआ? oogonia बन गए। अब इसके बाद में आई ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में 2 डिफरेंट मिले। सबसे पहले तो ऑल स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। All oogonia not convert into primary oocyte cells. Growth phase is very simple. Growth phase is very complicated and primary oocyte cells increase very large size. यानी इसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें प्री विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इस ग्रोथ फेज के अंदर। अब आता है मल्टीप्लिकेशन फेज में, 3-4 मैचुरेशन फेज में। इसमें क्या होता है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो रहा है, दोनों सेल्स बन रही है वो समान आकार की है। साइटोप्लाज्म इसमें अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ है। साइटोप्लाज्म का इसमें कैसा डिवाइडेशन हुआ है? साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हुआ है, इसमें अनइक्वल हुआ है। एक बड़े आकार की सेल बनी है, एक छोटे आकार की। इसमें साइटोप्लाज्म उसका इक्वल डिवाइडेशन हुआ है। कैसा हुआ है? इक्वल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें प्राइमरी oocyte सेल्स है, उसके एक प्राइमरी oocyte सेल से 4 स्पर्म बनते हैं। इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। इसमें एक प्राइमरी oocyte से 1 ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है। ये डिफरेंट हो गया। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डिफरेंट ये बताना है कि मैचुरेशन फेज होती है, उसके अंदर ये जो अपन कह रहे हैं, ये फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन दोनों डिवीजन होते हैं वो टेस्टिस में होते हैं। कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। यानी ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों टेस्टिस में होते हैं। इसमें ये मियोसिस फर्स्ट तो ओवरी के अंदर होता है, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल जाता है और ये जो सेकंड डिवीजन है जिसको अपन मियोसिस सेकंड कह रहे हैं वो ओविडक्ट में होता है। कहाँ होता है? ओविडक्ट में होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो 3-4 अंतर इस डायग्राम से आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और oogenesis का प्रोसेस का ये नाम याद होना चाहिए, तो आप तुरंत अंतर निकाल सकते हो, उसके अंदर से ढूंढ सकते हो। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis प्रोसेस पढ़ लिया होगा, आपको बिल्कुल सिंपल डिफरेंस याद करने हैं। आप 4-5 डिफरेंट लिख सकते हो अगर ये डायग्रामेटिक आपको याद है तो। अब सवाल आता है कि यदि 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं
25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं तो कितने स्पर्म बनते हैं 100, कितने बनते हैं। और 25 प्राइमरी oocyte सेल हैं तो कितने ओम बनते हैं 25, एक से एक बनता है, ध्यान रखना है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल से कितने स्पर्म बनेंगे 100, और अगर मान लो 25 प्राइमरी oocytes है तो कितने ओम बनेंगे, आपको बताना 25 ही बनेंगे। और पोलर बॉडी कितनी बनेगी 75, यानी 1 से 3 बनेगी, 1 से 4, 1 से 1 बनेगा। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हुआ है और यहाँ साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड हुआ है। एक सेल तो बड़ी बन गई है और एक सेल छोटी बनी है। जो बड़ी सेल बनी है उसका नाम सेकेंडरी oocyte, फिर अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ है और एक बड़ी सेल बनी है ओम और एक छोटी सेल बनी। अब सवाल इसमें भी पूछा जाता है कि अनइक्वल डिवाइडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि न्यूट्रिशन होता है वो किसके अंदर होता है, ओम में। एक डिफरेंट और है, ओम मोटाइल होता है, ओम नॉन मोटाइल होता है यानी गति नहीं करता है, और स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है। इसमें योल्क नहीं होगा, इसमें योल्क होगा, जो न्यूट्रिशन है वो योल्क कहलाता है, वो होता है। आप इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और एग्जाम के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis प्रोसेस आए तो आप ऐसे लिखो, ये आप लिख भी सकते हो। मैं तो डायग्रामेटिक एक्सप्लेन इसलिए किया है, आपको ऐसे परीक्षा के अंदर क्या करना है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सीधे सीधे डिफरेंट लिखना है, अपने डिफरेंट छाप देने हैं। आपको डिफरेंट छापने में क्या है, आसानी रहती है। ये मैंने समझाने के लिए ऐसा बताया है। आपको 4 डिफरेंट याद करने हैं, 2 डिफरेंट तो शुरू के बहुत सरल है कि मेल की टेस्टिस में होती है, फीमेल की ओवरी में होती है, लाइफ तक होती है 45 से 50 वर्ष में होती है। इसमें डिवाइडेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में कोई, ग्रोथ फेज में 2 डिफरेंट आ जाएंगे, और स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें आ जाएगा, और oogonia नॉट कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte सेल और आ जाएगा। ग्रोथ फेज इसमें सिंपल होती हैं, ग्रोथ फेज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। प्री विटेरोजेनेसिस विटेरोजेनेसिस 2 सब स्टेज होती है। इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, इसमें एक प्राइमरी oocyte से 1 ओवम बनता है। फिर इसमें साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हुआ है और इसमें साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड हुआ है। इसके अंदर प्राइमरी जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों सेल डिवीजन है वो टेस्टिस के अंदर होते हैं। इसमें ये पहला डिवीजन तो होता है ओवरी के अंदर, फिर ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है, सेकंड डिवीजन होता है, वो होता है ओविडक्ट में। ये अपने को ध्यान रखना। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देना। यदि मान लो ये 25 की जगह अपन क्या करते हैं 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हो, 20 इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हो, कितने स्पर्म बनेंगे, ये आप आंसर देना कि अगर 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं तो हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस, कितने स्पर्म बनेंगे, ठीक है। स्पर्मेटिड्स है उसका आगे क्या होता है, उसका मैचुरेशन होता है और स्पर्म बनते हैं। अब आपको दूसरा इसमें क्वेश्चन है मेरा कि 25, यदि 25 की जगह अपन क्या करते हैं 50 लेते हैं, 50 प्राइमरी oocyte से 50 प्राइमरी ये 50 प्राइमरी oocyte सेल्स हैं, इससे कितने ओम बनेंगे और कितनी पोलर बॉडी बनेगी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू बच्चों।